तो बात करें हाउ टू मेजर इम्प्रूवमेंट पर। तो जैसे शुरू से करते हैं फिर कि यार यूजुअली लोग कैसे मेजर करते हैं कि उनकी टेस्ट प्रिपरेशन में इम्प्रूवमेंट हो रही है कि नहीं हो रही। तो एक बहुत कॉमन ट्रेट तो दिखता है कि भाई मार्क्स देते हैं रेगुलरली, मार्क्स में स्कोर बढ़ेंगे तो मतलब इम्प्रूवमेंट हो रही है, नहीं बढ़ेंगे तो मतलब नहीं हो रही इम्प्रूवमेंट। चलो मार्क्स का आ गया, साथ साथ लोग सेक्शनल दे देते हैं या फिर मे बी टॉपिक वाइज क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें एक्यूरेसी देख रहे हैं। बट मुझे लगता है कि ये भी मैंने शायद डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंस या फिर कॉमन चीज़ों में बोला है। आई थिंक कि मार्क्स ज़्यादा, फिर सेक्शनल और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कम। तो इसमें अब इम्प्रूवमेंट मेजर हो पा रही है क्या, सही तरीके से हो पा रही है क्या, वो क्वेश्चन आता है। तो अब मार्क्स उल्टा सोचते हैं चिरंजीव कि मार्क्स में क्या चीज़ें मेजर हो सकती हैं मार्क्स के थ्रू, ये मन में आ रहा है। तो तुझे एकदम से मैं स्पॉट पे डालता हूँ, क्या चीज़ें हो सकती है मेजर मार्क्स से। तो सब कुछ इकट्ठा मेजर हो रहा है मार्क्स में। पर बात है कि अब इकट्ठा मेजर करा, ओवरऑल तुमने देखा कि जैसे 10 फैक्टर्स इम्पैक्ट करते हैं मार्क्स स्कोर को फॉर एग्जांपल, तो 10 फैक्टर का क्यूमुलेटिव इफेक्ट है कि तुम्हारा स्कोर बट 90th परसेंटाइल है, 80th परसेंटाइल है, जो भी परसेंटाइल है। तुमने दोबारा मॉक दिया, फिर से 80th परसेंटाइल है। तो अब क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि 10 फैक्टर्स मतलब एक तो फ्रैंकली क्वेश्चन आ गया कि मॉक्स आपस में कितने कंपेरेबल हैं, तो लेट्स नॉट गेट देयर, लेट्स से मॉक्स कंपेरेबल हैं, क्वालिटी में कोई डाउट नहीं है हमें। तब भी माने तो दोनों बारी 80th सेम स्कोर आ रहा है, 80th परसेंटाइल ही आ रहा है। तो फिर 10 फैक्टर्स का क्यूमुलेटिव रिजल्ट फिर से सेम है, तो अब क्या करोगे उसका, राइट? तो वही आ गया कि ऑब्जेक्टिव क्या है मॉक देने का, टू अंडरस्टैंड वेयर यू स्टैंड। जैसे हम बात कर रहे थे, कई लोगों को लग रहा होता है मॉक देने से ही इंप्रूवमेंट आ जाती है। मतलब मैं सोच रहा हूँ मॉक देने से इम्प्रूवमेंट आती है या मॉक के बाद एनालाइज करने से इम्प्रूवमेंट आती है। तो आई थिंक उसमें भी फिर डिस्टिंक्शंस क्रिएट हो जाएंगे कि मॉक देने का मतलब है कि तुम एक सेट ऑफ क्वेश्चन तो सॉल्व कर रहे हो एक एनवायरनमेंट में, तो क्वेश्चन सॉल्व करने से कुछ तो इम्प्रूवमेंट होती ही है, जिसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि सबकॉन्शियस लर्निंग हो रही है। तो अगर तुम किसी ने 0 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वर्सेस किसी ने 1000 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उन दोनों में डिफरेंस तो होगा, चाहे स्टार्टिंग लेवल सेम भी हो। तो कुछ तो तुम चीज़ें अपने आप सबकॉन्शियसली सीखते ही हो। अब वो कितनी सीख पा रहे हो वो वेरी कर सकता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट कुछ तुम सीख रहे हो। बियॉन्ड दैट सबकॉन्शियस लर्निंग, जो आई थिंक एक लेवल के बाद आई थिंक बहुत मिनिमल रह जाती है फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। बेसिकली सबकॉन्शियस लर्निंग, अगर इसके बारे में थोड़ी बात करें, मतलब यू कैन ऑल्सो शेयर योर थॉट्स ऑन दिस। तो इट्स अबाउट कि मेरे पास, इट्स अबाउट बिल्डिंग फेमिलियरिटी विद दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस। तो मेरे पास ऑलरेडी एक लेवल ऑफ स्किल्स है, comprehension, reasoning, quantitative skills, logical skills, पर वो किस तरह से टेस्ट हो रही हैं। तो if I do a lot of questions, then I become familiarized with कि इस तरीके से टेस्ट हो रही हैं, और इस तरीके से टेस्ट जब होती हैं तो मैं इस तरह की गलतियां करता हूँ। So with that base, it's about familiarity building by doing a lot of questions. तो उस तरह से मेरा स्कोर तो बढ़ता है, बट एक बार फेमिलियरिटी आ गई कि मुझे पता लग गया इस तरह के क्वेश्चन आए हैं, और जो भी मैं सबकॉन्शियसली उसमें समझ सकता हूँ कि ये गलतियाँ हो रही हैं, क्योंकि कॉन्शियसली अभी मैं कॉन्शियस लर्निंग की बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट क्वेश्चन सॉल्विंग की बात कर रहा हूँ।
तो एक सबकॉन्शियस लेवल पे प्रोसेसिंग हो गई जितनी होनी थी कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ये फॉर्मेट है, इस तरह की गलतियाँ मुझे इस तरह का ध्यान देना वगैरह वगैरह। तो सबकॉन्शियसली मैंने कुछ-कुछ चीज़ें जो सच में समझता था वो मैंने 500 हज़ार क्वेश्चन में से समझ ली, या हो सकता है 200 में से समझ ली, एग्ज़ैक्ट नंबर तो मुझे नहीं पता। आई थिंक उसके बाद आई एम अ लिटिल अनश्योर कि उसके बाद कितना फ़ायदा होने वाला है। तो सबकॉन्शियस लर्निंग तो ऐसे कह रहा है कि वो बेसिकली इट्स अबाउट डेवलपिंग फेमिलियरिटी, ऐसे? मतलब मुझे इतना तो पता है कि सबकॉन्शियस लर्निंग होती है, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि वो है क्या? तो मुझे लग रहा है फ़ैमिलियरिटी बिल्डिंग ही है वो एसेंशियली। हाँ, पूरा क्लियर तो मैं नहीं हूँ, बट मुझे लग रहा है कि मे बी फ़ैमिलियरिटी के अलावा और भी कुछ होंगे एस्पेक्ट्स सबकॉन्शियस लर्निंग के। बट हाँ, मुझे क्लियर नहीं है ऐसे। बट कुछ चीज़ें ऐसे ही एनीवे, कुछ किस जो गलतियाँ की हुई हैं वो खुद ही समझ में आ जाएँगी धीरे-धीरे करके और शायद कम हो जाएँगी, एंड दिस कुड बी रिलेटेड टू फ़ैमिलियरिटी, बट मैं उतना उस पे श्योर नहीं फ़ील कर रहा कि अच्छा दैट्स द ओनली थिंग और नॉट। बट हाँ, बाकी पॉइंट चलो कि यार सबकॉन्शियस लर्निंग तो चलो, आई थिंक मैं ऐसे सोचता हूँ इसके बारे में कि जो मे बी ईज़ियर टू नोटिस चीज़ें हैं, है ना? जो ग्रॉस लेवल की चीज़ें हैं, वो तो सबकॉन्शियसली हम पकड़ लेंगे। जैसे-जैसे और नुआंस चीज़ें होती रहेंगी, वैसे-वैसे मे बी सबकॉन्शियसली पकड़ना उनको और मुश्किल होता रहेगा, तो इस वजह से उन पे कॉन्शियसली फ़ोकस करने की ज़रूरत है। तो प्रैक्टिस हेल्प तो करती है, ठीक, ऐसा नहीं है हेल्प नहीं करती। तो चलो मॉक टेस्ट भी दे रहे हो तो चलो हेल्प तो करेगा, कुछ ना कुछ। एंड एक तो हो गया कि क्वेश्चन लेवल पे चीज़ें समझ रहे हो तुम, ओवरऑल टेस्ट टेकिंग की चीज़ें भी कुछ और क्लियर हो सकती हैं। अरे यार लास्ट टाइम मैंने टेस्ट दिया था तो फिर एक ही क्वेश्चन पे मैंने 20 मिनट लगा दिए थे, ऐसी चीज़ें नहीं करनी, है ना? कुछ चीज़ें तो खुद ही आई थिंक पकड़ सकते हैं। तो लेकिन हाँ, एक तो ये आ गया कि यार चलो ओवरऑल इम्प्रूवमेंट तुम एज अ मेजर, दिस इज वन वे टू चेक ओवरऑल यार इम्प्रूवमेंट हुई कि नहीं हुई, है ना? एट अ ग्रोस लेवल, जैसे तूने बोला 10 फैक्टर्स हैं, तो 10 फैक्टर्स को मिला के इम्प्रूवमेंट हुई कि नहीं हुई। तो लेकिन मैं रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन एक तो हम मॉक को ही कितनी बार एज अ सोर्स ऑफ एज अ मेजर ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड एज अ सोर्स ऑफ इम्प्रूवमेंट दोनों ले रहे हैं कि मेजर भी इससे होगा इम्प्रूव हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा हूँ, और इम्प्रूव करूंगा भी मार्क्स दे देकर, कि बार बार मार्क्स देते हैं उससे इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। तो वही बात है कि चलो कुछ कुछ एस्पेक्ट्स में इम्प्रूवमेंट ग्रोस लेवल वाली जो चीज़ें हैं वो चलो हो भी जाएंगी, लेकिन असली इम्प्रूवमेंट तो आएगी फिर उस मार्क को पकड़ के उसको एनालाइज करके, फिर उसमें से जो 6 चीज़ें या जितनी भी चीज़ें निकल के आ रही हैं, अच्छा ये इश्यूज लग रहे हैं, फिर जाके उन पे काम करो। एक बार काम हो जाए फिर वापस आके फॉर एग्जांपल अगला मॉक दो, फिर उसमें देखो कि वो 6 चीज़ें कैसी गई हैं मेरी इस बार। स्कोर ओवरऑल ठीक है, कंपेयर कर लो, दैट्स फाइन। और लेट्स से 6 में से 3 पे ही काम किया तुमने, तो तुम 3 पे फोकस करो, बाकी सब सेकेंडरी हो गया कि अच्छा ये 3 चीज़ों पे मैंने काम किया था, इस बार देखता हूँ वो 3 चीज़ें कैसी गई हैं। एंड इनफैक्ट अब फॉर एग्जांपल अगर उन्हीं 3 ही चीज़ों को देखना है, तो फिर वो भी ज़रूरी नहीं है कि ऐसी सारी चीज़ें मॉक्स के थ्रू ही देखी जाएँ। उनको तो अलग से भी पकड़ा जा सकता है। अगर तुमको लग रहा है अरे यार मेरे अलजेब्रा वाले क्वेश्चंस बहुत गलत हो रहे हैं, तो जाके अलजेब्रा पे काम करो, अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट्स करो रिवाइज, अलजेब्रा के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, उसमें देखो एक्यूरेसी बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही, उसमें देखो क्लैरिटी बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही। तो ये मेजरमेंट वाली बात आ रही है, तो भाई ऐसा नहीं है कि हर चीज़ की मेजरमेंट मॉक्स के थ्रू ही होती है ना? कि अच्छा अब तो मैं जब मॉक दूंगा तभी पता लगेगा मुझे कि यार गाड़ी सही तरफ जा रही है कि नहीं जा रही, इंप्रूवमेंट हो रही है कि नहीं हो रही। नहीं, you can have checkpoints much before mock tests also, and apart from mock tests also, that you can use along the way to see whether you are truly improving or not. तो उसमें ब्रॉडली स्पीकिंग तो जैसे 2 कैटेगरीज समझ में आती हैं, ऑब्जेक्टिव वेज ऑफ मेजरिंग एंड सब्जेक्टिव वेज ऑफ मेजरिंग। तो एक ऑब्जेक्टिव ग्रोस लेवल का तो हो ही गया, चलो मॉक टेस्ट दिया, मॉक टेस्ट के स्कोर कंपेयर करते रहेंगे। उसके अलावा सेक्शनल टेस्ट दिए, उसके स्कोर्स देखते रहेंगे, एक्यूरेसी ट्रैक करते रहेंगे कि यार पहले मेरी
इस किस्म के क्वेश्चन में 70% एक्यूरेसी थी, अब पिछले 2 हफ्ते से 80% आ रही है। तो कुछ तो इस किस्म की चीज़ें हो गई। कुछ लेकिन, एंड परहैप्स इवन मोर इम्पॉर्टेंट, सब्जेक्टिव किस्म की चीज़ें हो गई। तो उसका मैं एग्जांपल देता हूँ पहले, कि जैसे लेट्स से मेरे पास स्मार्ट वॉच है और मैं रनिंग के लिए गया हूँ, तो स्मार्ट वॉच में बहुत सारी चीज़ें ट्रैक हो जाएंगी। द डिस्टेंस आई रैन, द टाइम आई टुक, उसके अंदर बीच में ग्राफ भी बन जाता है कि बीच में इतने टाइम के लिए तू, हार्ट रेट इतना था, स्पीड ज़्यादा थी, फिर डिप आया, बहुत सारी चीज़ें ट्रैक हो जाती हैं, कैलोरीज कितनी बर्न की, वो सब। बियॉन्ड दैट दो, हाउ डिड द रन फील टू मी, वो घड़ी के अंदर नहीं आएगा। वो तो मुझे ही पता है कि यार मैं थक रहा था, या फिर टुवर्ड्स द एंड मेरी ये हालत थी क्या कि बस यार अब तो मुझे एक कदम भी और नहीं भाग सकता, और वो लाइक यार अभी तो मुझे इतना जितना भागा है उतना ही और भगा लो, नो प्रॉब्लम। डिड आई फील एनी पेन व्हाइल आई वाज रनिंग? व्हाट वाज द एक्सपीरियंस लाइक? हाउ डिड इट फील? तो जैसे रनिंग में या सिमिलरली किसी और चीज़ में भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव चीज़ें होंगी, वैसे ही जब तुम टेस्ट की तैयारी कर रहे हो उसमें भी ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट्स भी हैं, लेकिन साथ साथ काफ़ी सारी सब्जेक्टिव मेजरमेंट्स भी हैं। मेजरमेंट, हाँ, सब्जेक्टिव चीज़ें भी हैं जो मेजर की जा सकती हैं। तो खैर आई स्टार्ट विद दैट कि जो ऐसे आप कह रहे थे ना कि सबकॉन्शियसली ग्रॉस चीज़ें तो पकड़ी जाएंगी, सरफेस लेवल वाली चीज़ें पकड़ी जाएंगी, गहरी चीज़ें और नुआंसेस में सबकॉन्शियसली मुश्किल होगा। तो आई थिंक उसमें जैसे द वे आई अंडरस्टैंड दिस इज कि हर बंदे की अलग अलग डेप्थ है। तो somebody could be at level 1 but somebody could be really deep or really have a lot of skills and could be at level 10. तो स्पेक्ट्रम है लेवल 1 से लेवल 10 तक। द वे आई अंडरस्टैंड इज कि अगर तुम लेट्स से लेवल 5 पे हो तो तुम लेवल 1 2 3 4 चीज़ें तो तुम आराम से पकड़ लोगे ऊपर ऊपर। वो तुम्हारे लिए सरफेस लेवल चीज़ें हैं, जैसे क्रॉस चीज़ें हैं, वो तुम्हारे लिए लेवल 5 भी शायद पकड़ा जाए मुश्किल से ही सही, पर लेवल 6 7 तो तुम्हारी उतनी गहराई है ही नहीं। तुम उस लेवल की प्रॉब्लम तो क्या ही पकड़ पाओगे सबकॉन्शियसली। बट फॉर अ लेवल 10 पर्सन वो 6 7 8 सब उसके लिए सरफेस ही है। तो जो एक लेवल 10 वाला बंदा है वो हो सकता है कि सिर्फ क्वेश्चन करके ही कैट 99.9 परसेंटाइल ले आए। बट अगर किसी की स्टार्टिंग लेवल लेवल 5 है इन टर्म्स ऑफ हिज डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, डेप्थ ऑफ क्लैरिटी, अब वो सिर्फ सेम प्रोसेस वो भी फॉलो करे, बस मैं भी, क्योंकि उसने 99.9 परसेंटाइल लेके आया है बाय जस्ट प्रैक्टिसिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, तो मैं भी बस वही करूंगा, तो तुम तो हो सकता है कि 80th परसेंटाइल पे स्टक हो जाओ, क्योंकि तुम लेवल 5 से नीचे तो जा ही नहीं पाओगे। लेवल 5 भी तुम्हारी स्किल थी, और जो तुम्हारी सारी सबकॉन्शियस लर्निंग जो होगी वो लेवल 5 तक ही लिमिटेड है, उससे नीचे जा ही नहीं पाएगी। उससे नीचे जाना था तो कॉन्शियस पे जाना था, कॉन्शियस से भी तुम एक एक लेवल करके जाओगे, कॉन्शियस से धीरे धीरे तुम लेवल 6 पे पहुंचोगे, फिर लेवल 6 से लेवल 7। इट्स अ वेरी स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। बट उस रास्ते तो तुम गए ही नहीं कॉन्शियस लर्निंग के। तुम्हारा तो था कि जस्ट आई विल एक्सपोज माई सेल्फ टू अ लॉट ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्वेश्चंस, ऑफ कॉन्सेप्ट्स, एंड देन आई लेट माई सबकॉन्शियस लर्न फ्रॉम इट। यही प्रोसेस है। बहुत सारे क्वेश्चंस करो, बहुत सारे मॉक्स करो, अपने आप लर्निंग विल हैपन ऑन इट्स ओन। दैट्स फाइन, दैट इज सबकॉन्शियस लर्निंग। अपने आप तुम चीज़ें सीखोगे, हर कोई सीखता है अपनी अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से। बट दैट इज द पॉइंट, अपनी अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से सीखता है। कैपेबिलिटी ही बिल्ड करनी है तुम्हें और गहराई में जाना है। तुम जहाँ पे हो उससे तुम खुश नहीं हो तो यू हैव टू गो फॉर कॉन्शियस लर्निंग। सीखना कैसे, देन यू हैव टू गेट देयर। यू कैन नॉट जस्ट आउटसोर्स कि सीखता रहूंगा अपने आप, बस क्वेश्चन से अपने आप को एक्सपोज करता हूँ। नहीं, फिर तुम्हें बैठ के सोचना पड़ेगा, जैसे हम बात कर रहे थे कि मॉक्स का अपने आप तो बहुत ही माइनर फायदा होगा, मेन फायदा तो एनालिसिस से निकलता है कि क्या कमियां रहेगी, क्या चीज़ें चेंज करने की जरूरत है। सेम थिंग इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल क्वेश्चंस ऑल्सो, राइट। एक क्वेश्चन करने का अपने आप में तो बहुत मिनिमल फायदा है, बट उसका एनालिसिस कि कौन से स्टेप पे कंफ्यूज हुआ, कौन से दो थॉट्स आए, ये थॉट गलत क्यों है, उसको इस रास्ते से क्यों नहीं जा सकते हम, ये स्ट्राइक भी कैसे करेगा मुझे, ये पक्का ये ऑप्शन गलत है, हमेशा गलत होता है, ये वर्ड आने से गलत हो जाता है।
इस लॉजिक में क्या दिक्कत है, वो लॉजिक ही क्यों सही है, वो लॉजिक सही है तो वो जो दूसरा लॉजिक मैंने पढ़ा था वो तो गलत होना चाहिए था फिर इस हिसाब से। ये सब एनालिसिस का पार्ट है टू रियली बिल्ड योर अंडरस्टैंडिंग कि चीज़ें क्या से सही हैं क्या गलत है, कब सही होती हैं कब गलत होती हैं, किसको चेंज करने से गलत हो जाती हैं किसको चेंज करने से सही हो जाती हैं। ये सब एनालिसिस का पार्ट है क्वेश्चन के, यही लोग नहीं कर रहे हैं। मॉक लेवल एनालिसिस तो एक मोटा मोटा फिर भी कर लेते हैं, अच्छा 4 अलजेब्रा के गलत हो गए, वो भी बहुत ही क्रॉस लेवल पे होती है एनालिसिस, चलो कुछ तो हो जाती है। क्वेश्चन लेवल पे तो शायद पता नहीं उतनी भी होती है कि नहीं होती है, या फिर क्वेश्चन लेवल पे भी क्रॉस ही रह जाती है। तुम गहराई में जा ही नहीं तो गहराई बिल्ड होगी भी कैसे। तुम तो फिर जैसे आपने जो एग्जांपल दे रखा है हेड स्टैंड का, राइट, कि अब हेड स्टैंड सर्च करने निकलोगे हेड स्टैंड कैसे करते हैं तो सारे टेक्निक्स के बारे में बात कर रहे हैं कैसे स्टैंड करते हैं, बट जिसके पास लेट से बॉडी स्ट्रेंथ ही नहीं है हेड स्टैंड करने की, उसका तो कुछ नहीं हो सकता। वो सेम टेक्निक्स लगाता रहे, आ, जो दूसरे भी लगा रहे हैं, दूसरों से हेड स्टैंड हो पा रहा है, मेरे से हेड स्टैंड नहीं हो पा रहा है, मैं लगाऊं यार मैं भी तो सेम टेक्निक लगा रहा हूँ। भाई भैया तुम्हें अपनी बॉडी स्ट्रेंथ बिल्ड करने की जरूरत थी जिसके बारे में वो बात भी नहीं कर रहे हैं। वो तो पर तुम्हें खुद दिमाग लगाना था उसमें कि यार मेरे से नहीं हो पा रहा है क्योंकि इट इज जस्ट सो हैवी फॉर मी। तो फिर कहाँ कमी है, शायद स्ट्रेंथ ही नहीं है मेरे में इतनी, तो स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए तो मैं और चीजें करनी पड़ेंगी। तो तुम कर ही नहीं रहे हो, तुम तो कह रहे हो कि मैं हेड स्टैंड यही टेक्निक लगाता रहूंगा कभी ना कभी तो हो जाएगी। डाइट पे काम करना पड़ सकता है, स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस करनी पड़ सकती हैं, मेडिकेशन लेनी पड़ सकती है किसी एक्सट्रीम केसेस में, बड़ा कुछ हो सकता है। देयर कुड बी अ नंबर ऑफ इंटरवेंशंस बट इट्स अबाउट बिल्डिंग बॉडी स्ट्रेंथ देन। तो हाँ ये सब थॉट्स आ रहे थे मतलब जब आप बात कर रहे थे। हाँ यार, तो जैसे हेड स्टैंड वाला तूने बात बोली तो मैं भी मेरे मन में भी आ रहा था कि यार अच्छा चलो, लेवल अगर तुम्हारा कम है तो तुमको अपनी एबिलिटी बढ़ाने की ज़रूरत है, लेवल ऊपर लेके जाने की ज़रूरत है। तो लेकिन फिर सपोज़ 2 लोग सेम कॉलेज से ही सेम डिग्री लेकर आए हैं, सेम बैकग्राउंड है, फिर तो लेवल क्या सेम होना चाहिए, ये क्वेश्चन आ सकता है मन में, है ना? तो एटलीस्ट मुझे जो लगता है कि नहीं, उससे चलो कुछ चीज़ों में ओवरलैप हो सकता है, राइट? जैसे टिपिकली इंजीनियर्स में लगता है कुछ एक बेस लेवल का मैथ्स होगा ऊपर, लेकिन और अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मे बी पास्ट में ना स्पेसिफिकली उस करिकुलम में सीखी हैं और ना वो कहीं पे मेजर हुई हैं कि यार चलो 2 लोगों के इंजीनियरिंग में सेम मार्क्स भी आए हैं, देयरफॉर जीमैट कैट में भी सेम मार्क्स आने चाहिए, ऐसा नहीं है ज़रूरी। क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें टेस्ट हो रही हैं वो अक्सर मेजॉरिटी लोगों के लिए नई चीज़ें हैं। वो चीज़ें ना पहले टेस्ट हुई हैं, ना उन पे स्पेसिफिकली किसी करिकुलम में काम किया होगा शायद। अब एंसिलरी वजहों से लोगों ने वो डेवलप कर ली हों। फॉर एग्ज़ाम्पल एक रीज़न मैं कैट जीमैट में अच्छा करता था, मेरे को शुरू से पज़ल्स का शौक था। तो चाहे न्यूमेरिक पज़ल्स हैं, चाहे दूसरे किस्म की हैं, तो मेरे लिए तो कैट के भी बहुत सारे क्वेश्चंस मज़े के क्वेश्चंस होते थे कि चलो सॉल्व करते हैं, राइट? फिगर आउट करते हैं। तो नॉट कि ओहो! करना पड़ रहा है, मुश्किल हो रही है। तो उसने हेल्प की, और भी बहुत चीज़ें थी जिसमें हेल्प की। मेंटल मैथ्स मैं एनीवे करता था, मैं पहले भी बता चुका हूँ ये बात। मैं और मेरे फादर हम लोग गेम खेलते थे कि जब भी कार लेके जा रहे हैं पेट्रोल पंप पर, पेट्रोल भर रहे हैं, तो फिर ख़त्म होने से पहले हम दोनों कैलकुलेट करने की कोशिश करते थे। अगर ऐसा बोला है सपोज़ कि 500 का डाल दो पेट्रोल, पुरानी बात कर रहा हूँ, तो फिर पहले फिगर आउट करने की कोशिश करते थे कितना पेट्रोल डलेगा। अगर ऐसा बोला है सपोज़ 10 लीटर डाल दो, 15 लीटर डाल दो, फिर फिगर आउट करने की कोशिश करते थे जल्दी से अमाउंट कितना आएगा, क्योंकि प्राइसेस राउंड ऑफ डेसिमल्स में होती थी। तो इन सारी चीज़ों ने मेरी हेल्प की आगे फिर इन एग्ज़ाम्स में। जो लोग नहीं, और प्लस और भी एस्पेक्ट्स होंगे जो मैं अभी, मुझे भी क्लियर है, मैं बोल नहीं रहा हूँ, प्लस मुझे भी क्लियर नहीं होंगे जिनने हेल्प की होगी। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि क्योंकि अरे यार मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड सेम है, उसको तो उसका 6 महीने में हो गया था, देयरफॉर मेरा भी 6 महीने में हो जाना चाहिए। नहीं, लेवल की क्लैरिटी नहीं है। इनफैक्ट एक मन में एग्ज़ाम्पल आ रहा है अलग सा, बट मैं देता हूँ कि पिकल बॉल टूर्नामेंट हुआ था एक, मैं जब ऑरोविल में साउथ में था, तो ऑरोविल के पास एक और
कोर्ट था, पास मतलब 20-30 किलोमीटर दूर एक और कोर्ट था, वहाँ पे एक टूर्नामेंट हुआ था। तो एक बंदा जो उसके पहले एक हमारे कोर्ट में टूर्नामेंट हुआ था, वो बंदा जीता था यहाँ पे टूर्नामेंट, पूरा फाइनल सिंगल्स, मेन सिंगल्स जीता था वो, एंड डिसेंट प्लेयर्स थे बीच में सारे। तो उसने वहाँ पर दूसरे टूर्नामेंट में 2 कैटेगरीज़ थी, बिगिनर एंड इंटरमीडिएट। तो उसने बिगिनर कैटेगरी में रजिस्टर किया था और फिर इवेंचुअली जीत भी गया वो। तो फिर इधर लोग बात कर रहे थे हम कि यार अरे उसने स्कैम किया एक किस्म से, राइट, कि वो थोड़ी बिगिनर है, वो इतना बढ़िया प्लेयर है, विच आई ऑल्सो थिंक दैट वे टू एन एक्सटेंट। एट द सेम टाइम उस बंदे को पिकल बॉल खेलते हुए सिर्फ 2 महीने हुए थे, तो एज सच टेक्निकली बहुत सारे बिगिनर से भी कम टाइम हुआ था उसको तो खेलते हुए। हाँ, डिफरेंस ये है कि वो पास्ट में टेनिस का बहुत बड़ा प्लेयर रह चुका है, मतलब कुछ नेशनल लेवल टेनिस प्लेयर रह चुका है, टेनिस कोचिंग करता था, फिर वो टेनिस अ वेरी वेरी गुड टेनिस प्लेयर। तो बहुत सारे ट्रांसफरेबल स्किल्स हैं जो टेनिस से पिकल बॉल में ले आया। तो टेक्निकली बिगिनर, हाँ यार, जो बंदा 2 महीने से खेल रहा है स्पोर्ट, बिगिनर तो हुआ। तो लेकिन बहुत ही अच्छा प्लेयर था, इतना अच्छा प्लेयर था, हम लोग बोल रहे हैं अनफेयर है, गलत है, उसको बिगिनर में नहीं रजिस्टर करना चाहिए था। तो खैर मैं उसमें, वो बंदे ने सही किया गलत किया उसमें नहीं जा रहा मैं, बट वही पॉइंट है कि यार बिगिनर्स, नॉट ऑल बिगिनर्स आर एट द सेम लेवल। तो तुमने पास्ट में चाहे देखने में रेज्यूमे वाइज तुम्हें लग भी रहा है कि यार सेम चीज़ें की हैं मैंने उस दूसरे इंडिविजुअल जैसे, तो हम तो सेम लेवल पे होने चाहिए, इतना क्लियर कट नहीं होता। तो इसीलिए फिर अपने हिसाब से देखो फिर, राइट, कि अच्छा अब किस किस्म की गलतियाँ हो रही हैं, क्या हो रहा है, उस हिसाब से फिर फिगर आउट करो क्या करने की ज़रूरत है। एक और जैसे तू बोल रहा था कि हाँ क्वेश्चंस करते रहते हैं, एनालाइज नहीं करते, सही बात है यार, क्वेश्चंस कर रहे हो, मॉक्स कर रहे हो, ठीक है, लेकिन उससे क्या होगा? बेसिकली थोड़ी बहुत सबकॉन्शियस लर्निंग हो गई, थोड़ी बहुत थ्रू प्रैक्टिस इंप्रूवमेंट हो रही है, ठीक है, मान लिया, बट बियॉन्ड दैट तो यू आर सिंपली जस्ट एग्जीक्यूटिंग व्हाट यू ऑलरेडी नो। कोई टॉपिक पकड़ा है तुमने, यार मेरे को इम्प्रूव करना है इस टॉपिक में, मैं रोज के 100 क्वेश्चन करूंगा उससे, क्या इंप्रूवमेंट कैसे होगी 100 क्वेश्चन करने से? हर क्वेश्चन में अगर तुम्हें आता है तुम कर रहे हो, नहीं आता है तुम आगे बढ़ रहे हो, फिर तो एक किस्म से वहीं के वहीं रहोगे तुम। जब नहीं आ रहा, कहीं पे कुछ स्ट्रगल कर रहे हो, कुछ कंफ्यूजन हो रही है, जब तक उसको खोलोगे नहीं, उसके अंदर घुसोगे नहीं, उसको समझोगे नहीं, कहाँ इंप्रूवमेंट कैसे होगी फिर? The objective of practice is not to execute what you already know. The objective of practice is to try to improve. इंप्रूवमेंट कैसे आएगी? लर्निंग के थ्रू। लर्निंग अगर हमने बैक सीट पे छोड़ी हुई है कि यार लर्निंग तो खुद हो जाएगी, लर्निंग छोड़ो, मैं तो बस कर्म करता हूँ, लर्निंग की चिंता नहीं करता, मैं तो क्वेश्चंस करता हूँ बस। नहीं, उल्टा ब्रिंग लर्निंग फ्रंट एंड सेंटर। फिर उसमें एक और चीज भी लग जाती है, क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी। कोई जरूरत नहीं है रोज 50-50, 100-100 क्वेश्चंस करने की। जितने कर रहे हो, चाहे 5 ही कर रहे हो, 10 कर रहे हो, जितने भी कर रहे हो, एक एक क्वेश्चन को खोलो अच्छे से, एक एक क्वेश्चन में लगाओ जितना मर्जी टाइम, जितना मर्जी, मतलब कोई अपर लिमिट नहीं है, आधा घंटा 1 घंटा जितना मर्जी टाइम लगे। आई हैव हैड स्टूडेंट्स जो बोलते हैं यार 2 दिन हो गए मैं एक ही क्वेश्चन के बारे में सोच रहा हूँ, एक ही आंसर चॉइस के बारे में सोच रहा हूँ इतनी देर से, ऐसा भी हो चुका है। अच्छी बात है। अब एक आंसर चॉइस वाला तो इनफैक्ट चिरंजीत तूने भी एग्जांपल दिया था, राइट? या वो 5-6 दिन का था। 5-6 दिन। हाँ, वो 30 आवर्स लगा के आया मैं उस ऑप्शन के ऊपर, मैंने कहा भाई तूने क्या करा इसके साथ? बताओ। तो वो तो मेरे लिए भी शॉकर था। बट तो खैर, मतलब पहले तो चलो वो बड़ा सिंसियर है, वो सब कुछ था, बट मुझे लगा अब ये तो एग्जैजरेशन है। उसने शुरुआत ऐसे करी कि सर मैंने इस ऑप्शन के ऊपर 5-6 दिन लगाए हैं। तो पहले तो मैंने इग्नोर कर दिया, फिर उसने दोबारा रिपीट करा, एक सेशन में, ग्रुप सेशन था वो, कहता 5-6 दिन लगाए हैं। तो 5-6 दिन का क्या मतलब है? रोज तूने 10 मिनट लगाए हैं, रोज 1 घंटा लगाया है, आधा घंटा लगाया है, व्हाट डज 5-6 डे मीन? रोज कितना टाइम लगाया तूने? कहता रोज 5-6 घंटे। मैं कहा रोज 5-6 घंटे, 5-6 दिन, तूने 30 आवर्स लगाए इस ऑप्शन के ऊपर। कहता है समथिंग लाइक दैट। फिर मुझे समझ ना आए कि 30 आवर एक ऑप्शन के ऊपर लग भी कह सकते हैं। मैं कहा तूने करा क्या पर, मतलब 30 आवर्स में? मतलब मेरे दिमाग में बस काइंड ऑफ शॉक्ड एंड लिटिल, आई वाज काइंड ऑफ इरिटेटेड
आई डोंट नो, कुछ तो था मेरे अंदर, मुझे लग रहा था कहाँ जा रही है डिस्कशन, ये क्या हो रहा है। आई वाज नॉट एबल टू प्रोसेस इट 30 आवर्स ऑन वन आवर, आई वाज लाइक कि मतलब हाँ, मुझे ये लग रहा था एग्जैजरेशन है, कि दिस इज नॉट द ट्रुथ। तो मुझे आई वाज काइंड ऑफ दैट, क्योंकि बिकॉज आई वाज आल्सो डाउटिंग इट कि ट्रुथ है, तो देयर वाज अ काइंड ऑफ इरिटेशन। मैं कहता बट तूने करा क्या, मेडिटेट कर रहा था तू इस ऑप्शन के ऊपर? क्या कर रहा था 30 घंटे? कहता नहीं सर, जैसे आप बताते हो कि ऑप्शन को पहले समझने की कोशिश कर रहा था, तो उसमें कभी चेंज कर देता था, ये वर्ड ना होता तो मीनिंग चेंज हो रहा था क्या, ये फ्रेजिंग अगर इस तरह से लिखी होती तो मीनिंग चेंज हो जाता क्या। तो पहले उस पे लगा रहा था, फिर जब इम्पैक्ट की बात आई तो इम्पैक्ट में भी वही सब कर रहा था कि कंक्लूजन को अगर चेंज करता हूँ, ये प्रेमिस अगर ऐसे ना दी होती वैसे दी होती, इस ऑप्शन में कुछ चेंज होता तो क्या इम्पैक्ट कैसे चेंज हो रहा है हर बारी, उसको समझने की कोशिश कर रहा था। तो मुझे समझ आई, ओ भाई इसने सच्ची में 30 घंटे लगा दिए हैं इसके ऊपर। फिर उसने बाद में मुझे शेयर भी करा, कह रहा सर उससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई, कि मतलब मेरा ओवरऑल जो आइडिया अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है उससे बहुत गहरी हुई मेरी उस ऑप्शन के बाद। अब एक तरह सोचा जाए तो यार तूने एक ऑप्शन ही तो निकाला है, वो कह रहा है एक ऑप्शन से ही मेरी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस की अंडरस्टैंडिंग बहुत ही डीपन हो गई। तो आई थिंक दैट इज हाउ इट वर्क्स, इट इज नॉट अबाउट दैट ऑप्शन दैट क्वेश्चन। अगर तुम सिंसियरली एक चीज को समझने में टाइम लगा रहे हो तो दैट्स हाउ यू ग्रो योर अंडरस्टैंडिंग। तो जैसे आप कह रहे हो कि हाँ मतलब इट्स नॉट अबाउट नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ भी क्यों रहा है तुम्हारे दिमाग में, मतलब जब तुम कैट के लिए बैठोगे या जीमैट के लिए बैठते हो तो कोई तुमसे पूछता है कि टिक मार्क कितने क्वेश्चंस करें, 5 to 10,000, 10,000, 20,000, 1,000? Nobody cares about how many questions you have done. The only thing that you are bringing to that exam center is how much you have learned. That's all. Does not matter at all कि तुमने कितने क्वेश्चंस करें, चाहे तुमने 1,000 करें या 10,000 करें, 1,00,000 करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज कि तुमने कितना सीखा है, वो तुम्हारे अंदर है उस टाइम पे। तो इफ यू अंडरस्टैंड दैट ओनली लर्निंग मैटर्स, क्वेश्चंस आर टूल्स टू लर्न, क्वेश्चंस आर नॉट एंड्स इन देमसेल्व्स, क्वेश्चंस आर मीन्स। तो फिर ये सवाल आएगा भी नहीं कितने क्वेश्चन करने हैं, बात है कि मुझे सीखना है। अगर मैं इसी एक ही क्वेश्चन से मैं सीख सकता हूँ 2-4 दिन, तो इसी क्वेश्चन से सीखते हैं, सीखना मेरा ऑब्जेक्टिव है, क्वेश्चन तो टूल्स हैं। अगर मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन से नहीं सीख पा रहा हूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाके सीख लूंगा मैं। पर ये सवाल आएगा ही नहीं कि कितने क्वेश्चंस करने हैं दिन में, बात है कि मुझे सीखना है, चाहे 10 क्वेश्चन करूँ, अगर सीख रहा हूँ तो बढ़िया ऑब्जेक्टिव मीट हो रहा है। 100 क्वेश्चन कर रहा हूँ अगर नहीं सीख रहा हूँ तो ऑब्जेक्टिव मीट नहीं हो रहा है। ये आई थिंक तूने एक बार पहले शायद बताया था, इसलिए मेरे को सबकॉन्शियसली है मेरे मन में। बट लेट्स से एक किस्म की इक्वेशन बन गई, लर्निंग इक्वल्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस टाइम्स लर्निंग फैक्टर, है ना, कि एक क्वेश्चन से कितना सीख रहे हो टाइम्स कितने क्वेश्चंस कर रहे हो। तो अगर तुम एक एक क्वेश्चन से बहुत कम कम सीख रहे हो, 0.05 लेट्स से तुम्हारा लर्निंग फैक्टर है, जो भी छोटी वैल्यू जो भी होती है, तो बढ़ाई जाओ नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो फिर भी उससे लर्निंग सिग्निफिकेंटली नहीं बढ़ेगी। वर्सेस अगर तुम लर्निंग फैक्टर बढ़ा देते हो कि एक एक क्वेश्चन से मैं कितना सीख रहा हूँ, उससे फिर सिग्निफिकेंट फ़र्क पड़ सकता है। तो हाँ, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट जैसे लग रहा है कि यार क्यों करते हैं इतने सारे क्वेश्चन, क्योंकि आई थिंक अज्यूम तो यही कर रहे होते हैं ना कि यार करेंगे तो लर्निंग हो जाएगी, इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। कनेक्शन तो यही बना हुआ है मन में, करेंगे तो लर्निंग, प्रैक्टिस करेंगे तो लर्निंग हो सकती है। ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल ही अनरिलेटेड चीज़ है। बट एक तो वही आ गया कॉन्शियस वर्सेस सबकॉन्शियस, कितनी हो रही है कितनी नहीं हो रही। दूसरा आ गया चलो यार कर करके तुम पहुंच गए, जितना तुम जो भी तुम्हारा लेवल था वहाँ तक तुमने चीज़ें समझ ली। अब उसके बियॉन्ड फर्दर इम्प्रूव करने के लिए तो और डेप्थ में जाना ही पड़ेगा, चाहे वो लेवल 2 है चाहे लेवल 9 है, जहाँ पे भी हो तुम, उसके बियॉन्ड जाने के लिए तो डेप्थ में जाना ही पड़ेगा। इस टेस्ट के लिए अगर इनफ है तो ठीक है, और फर्दर डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा हो सकता है कि यार एनीवे जितना मेरा है उसी से ऑलरेडी आंसर्स आ रहे हैं, स्कोर्स आ रहे हैं, परसेंटाइल भी आ जाएगी, ठीक है। बट अगर नहीं हो उस लेवल पर, विच आई वुड एक्सपेक्ट वुड बी द केस फॉर मोस्ट पीपल एनीवे, 99th परसेंटाइल की बात कर रहे हैं हम, तो 99% लोगों की तो वो सिचुएशन नहीं होगी। तो फिर तो यार जाने की ज़रूरत है ही डेप्थ में। हाँ, तो खैर हम वहाँ से आ गए थे कि मॉक के एनालिसिस से
कि लोग मॉक्स के थ्रू मेजर करते हैं बट इवेंचुअली एनालिसिस मैटर करता है, जिससे पता लगता है फिर बात आ गई क्वेश्चन के एनालिसिस पे कि क्वेश्चन का एनालिसिस नहीं हो रहा है, लर्निंग टेकन फॉर ग्रांटेड है। तो वापस चलते हैं मॉक्स के ऊपर ही। तो जैसे मॉक्स से अब 10 फैक्टर मिला के क्यूमुलेटिव इफेक्ट आ रहा है, 80th परसेंटाइल है, ठीक है। तो प्रॉब्लम विद यूजिंग मॉक्स एज अ टूल फॉर मेजरमेंट इज कि वो 10 फैक्टर्स का क्यूमुलेटिव इफेक्ट ही है, और 10 फैक्टर को भी हम मेनली दो हिस्सों में बांट सकते हैं। टेस्ट टेकिंग एस्पेक्ट है, एक स्किल एस्पेक्ट है कि तुम टेस्ट टेकिंग में कितने प्रोफिशिएंट हो, कॉल सही ले पाते हो, कौन से क्वेश्चन को पकड़ना है, कौन से को छोड़ना है, कौन से ऑप्शन को अभी तुम लास्ट के दो ऑप्शन में तुम्हें लग रहा है बहुत टाइम लग जाएगा, तो तुम दोनों में से एक मार्क करके आगे बढ़ जाते हो, rather than कि मैं लास्ट के दो ऑप्शन को फिगर आउट करने में 5 मिनट लगा दूंगा विच डजंट मेक सेंस। तो 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 एक तो ये तो टेस्ट टेकिंग पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट हो गई स्किल वाइज की क्लैरिटी वाइज। सिंपल बात कर लें कि क्लैरिटी कितनी है हर क्वेश्चन में जब तुम सॉल्व कर रहे हो, तो कितना टेक्स्ट समझ आता है, या क्वांट में कितने क्वेश्चन तुम्हें बड़े आसान लगते हैं वर्सेस मुश्किल लगते हैं। तो तो बड़े सारे फैक्टर्स इकट्ठे इम्पैक्ट कर रहे हैं ऑन योर मॉक स्कोर। तो उसके थ्रू ही मेजर करेंगे तो फिर पता नहीं लग रहा कि अब ट्रैक कैसे कर पा रहे हैं इम्प्रूवमेंट को। मतलब जो हमने करा है, लेट्स से एक मॉक के बाद तुमने दूसरे मॉक में अगर 2 वीक्स का भी गैप रखा है, जो भी तुमने काम करा है उसका रिजल्ट कितना आ रहा है वो पता कैसे लगेगा। 2 हफ्ते में लेट्स से तुमने डिसाइड करा अच्छा मेरे अलजेब्रा के क्वेश्चंस काफ़ी गलत हो रहे हैं, और गलत क्यों हो रहे हैं, यू रियलाइज कि एक्चुअली आई एम नॉट क्लियर, राइट। अब गलत होने का कारण भी अलग अलग हो सकते थे अलजेब्रा के क्वेश्चंस, बट लेट्स से यू रियलाइज कि एक्चुअली मेरा चीज़ें क्लियर ही नहीं है, मुझे रास्ता ही समझ नहीं आ रहा होता, चीज़ों में क्लैरिटी नहीं है, तो अलजेब्रा मुझे एज अ सेक्शन इम्प्रूव करना है। तो तुम अब जाके इम्प्रूव करने लग गए। अब जो तुम इम्प्रूव कर रहे हो, क्या कर रहे हो इम्प्रूवमेंट, एक तो हो गया जस्ट गोइंग थ्रू द कॉन्सेप्ट, एक हो गया प्रैक्टिस। अब वो यहाँ पे भी फिर से प्रैक्टिस में इंपॉर्टेंट बातें आ जाएंगी कि प्रैक्टिस जब तुम कर रहे हो तो उसमें कितना दिमाग लगा रहे हो, कि क्या कंफ्यूजन आ रही है, किस स्टेप पे आ रही है, उसको कैसे रिजॉल्व करना है। क्योंकि कॉन्सेप्ट तो एक मोटी मोटी चीज़ बता देगा, अलजेब्रा में ये चीज़ आ रही है, बट ये कोई हम स्कूल में नहीं है कि क्वेश्चंस सिर्फ जो पढ़ाया गया उसका इवेल्युएशन ही है। ये क्वेश्चंस आर अ बिग सोर्स ऑफ लर्निंग हियर। तो क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखना है। तो ये नहीं बस जो पढ़ा है उसी को इम्प्लीमेंट करना ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बात है कि अब तुम अलजेब्रा के जब तुम क्वेश्चंस कर रहे हो उसको कितना समझ रहे हो, एक एक चीज़ को जहाँ पे कंफ्यूजन आ रही है उसको फिगर आउट कर रहे हो। अब तुम इतना जो टाइम लगा रहे हो यहाँ पे कैसे मेजर करोगे कि इम्प्रूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही है, राइट। तो पहली बात तो ये जो किसी भी चीज़ में अगर तुम क्लैरिटी बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो, दैट हैज़ टू बी डन अनटाइम्ड। यू कांट पुट अ टाइमर ऑन योरसेल्फ कि क्वेश्चन में 2 मिनट में करना है बट क्लियरली करूंगा फिर तो कुछ नहीं होने वाला। एक ही चीज़ कंट्रोल कर सकते हो, तो टाइम कंट्रोल कर लो या क्लैरिटी कंट्रोल कर लो, दोनों तो इकट्ठे तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो अगर तुम क्लैरिटी बिल्डिंग पे काम कर रहे हो तो वो तो अनटाइम्ड ही होगा। तो अब अनटाइम्ड होगा इसका मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी भर तुम्हारे बहुत टाइम लगेगा। अभी क्लैरिटी बिल्डिंग का फेस है तो इसलिए अनटाइम्ड है। तो अब उसमें जो सबसे पहला मेजरमेंट आता है वो होता है अनटाइम्ड में एक्यूरेसी इंप्रूव हो रही है या नहीं हो रही है। वो भी मेजरमेंट आई वुड थिंक कि कुछ टाइम के बाद ही आना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज यू मे स्टार्ट फोकसिंग ऑन द मेजरमेंट रेदर देन ऑन लर्निंग। तो पहले तो जस्ट तुम फोकस करो कि जस्ट मुझे सीखना है, गलती हो रही है, कितने गलत हो रहे हैं, 10 के 10 गलत हो रहे हैं, जितने भी गलत हो रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 में से 8 ठीक हो रहे हैं, 10 गलत हो रहे हैं, जो भी हो रहा है, द फोकस इज सोलली ऑन लर्निंग। उसके बाद तुम्हें लगे कि एक लेवल तक लर्निंग हो चुकी है, तो अब देखो कि हाँ अगले 10 क्वेश्चन करता हूँ तो कितनी एक्यूरेसी आ रही है। 10 में से 5 ठीक हो रहे हैं, 8 ठीक हो रहे हैं। फिर अगर समझ आ गया कि अच्छा 5 ही ठीक हुए हैं तो बाकी 5 गलत क्यों हुए हैं, या जो 5 ठीक भी हुए हैं उसमें से भी क्या कमियाँ थी, कन्फ्यूजन थी, कुछ दिक्कत थी या नहीं थी, उनको सीखो। जो उन कमियाँ नज़र आ रही हैं उनको एड्रेस करो। फिर देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखो कि अब ये 10 में से 5 अभी भी हो रहे हैं, अब 10 में से 6 7 8 होने शुरू हो चुके हैं। सो द फर्स्ट लेवल
जो फंडामेंटल मोस्ट स्टार्टिंग लेवल ऑफ मेजरमेंट है वो होता है कि अनटाइम्ड एक्यूरेसी तुम्हारी इंप्रूव हो रही है जब भी तुम क्लैरिटी बिल्डिंग पे काम कर रहे हो। तुम कहो कि अलजेब्रा पे मैंने क्लैरिटी बिल्डिंग में काम करा तो मॉक स्कोर चेंज हो जाएगा। नहीं भाई, अभी तो तुम्हें अलजेब्रा में एक एक क्वेश्चन करने में अगर तुम्हें ढंग से करना है तो 5 7 10 मिनट चाहिए। मॉक स्कोर में अगर तुम इस तरह से करने लग गए अलजेब्रा का क्वेश्चन मॉक स्कोर तो और टिप हो जाएगा, तुम्हें लगेगा लो बेड़ा गर्क। नहीं, पर इस तरह 5 7 10 मिनट या जितना भी टाइम हमें अलजेब्रा के क्वेश्चन पे चाहिए इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि धीरे धीरे विल गेट टू अ स्टेज जहाँ पे हमें कम टाइम चाहिए होगा। तो अनटाइम्ड एक्यूरेसी, ऐसे ये वन ऑफ दोज थिंग्स विच कैन बी डायरेक्टली मेजर्ड। इसको भी ऐसे भी कर सकते हैं कि लेट्स से, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि टाइम वाइज भी डिवाइड कर सकते हैं कि यार पहले जब मैं अलजेब्रा करता था तब इतनी एक्यूरेसी आती थी, अब पिछले 2 हफ्ते से जो मैंने किए हैं उसमें इतनी आई है। तो ज़रूरी नहीं है कि ओवरऑल अलजेब्रा को मिलाकर ही हर बार देखो परसेंटेज कितनी जा रही है। यू कैन फोकस ऑन रिसेंटली व्हाट आई हैव डन। जैसे चिरंजीव ने बोला अच्छा अब 10 क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ उसमें कैसा जा रहा है, तो ऐसे करके कंपैरिजन करना आसान हो जाता है। अनटाइम्ड एक्यूरेसी के आगे चल के आया टाइम्ड एक्यूरेसी, लेकिन उसमें भी टाइम्ड बट नॉट रिस्ट्रिक्टेड। शुरू में तो हो गया कि यार जितना टाइम लगाना है लगा, नो प्रॉब्लम, फोकस ऑन क्लैरिटी कि मुझे क्लियरली करना है, समझ के करना है, चाहे उसकी वजह से टाइम ज़्यादा लग जाए, नो प्रॉब्लम। फिर देखते हैं वेयर आई स्टैंड, कितनी एक्यूरेसी आ रही है, और उसमें आ रही है अगर अच्छी एक्यूरेसी आ रही है 80 90% किस्म की एक्यूरेसी आ रही है, फिर आगे बढ़ सकते हैं कि अच्छा अब मैं मेजर कर लेता हूँ कितना टाइम लग रहा है। आई स्टिल नॉट रिस्ट्रिक्ट माई टाइम बट मेजर करता हूँ। 10 क्वेश्चन का सेट बनाया, करने अभी भी क्लैरिटी के साथ हैं, अच्छे से करने हैं, जल्दबाजी नहीं करनी। फिर देखते हैं अच्छा 10 क्वेश्चन करने में लेट्स से मुझे 55 मिनट्स लगे अभी, तो दैट इज़ माई सिचुएशन राइट नाउ कि अभी मुझे अच्छे से करने में 55 मिनट्स लगते हैं। फिर तुम सडनली सोचो कि यार अच्छा अब मुझे कल 20 मिनट्स के अंदर करने हैं। 20 मिनट्स के अंदर चलो करने भी हैं अगर, तो 10 के 10 तो नहीं होंगे यार, या करोगे भी तो फिर क्लैरिटी के साथ नहीं करोगे, देयरफॉर एक्यूरेसी सिग्निफिकेंटली डिप होगी। तो उसमें भी फिर फॉर एग्जाम्पल 10 क्वेश्चन में 55 मिनट्स लग रहे हैं, ऑन एवरेज 5.5 मिनट लग रहे हैं क्वेश्चन में, तो 20 मिनट में भैया तुम्हारे 3 4 क्वेश्चन हो पाएंगे। ये स्टार्टिंग पॉइंट है। मे बी कुछ चीज़ें हैं जो तुम चेंज कर सकते हो कि जब तुम एकदम फुल क्लैरिटी पे फोकस कर रहे हो वर्सेस एग्जाम एनवायरनमेंट के लिए टेस्ट दे रहे हो कि ठीक है हर ऑप्शन के बारे में वर्बल में फॉर एग्जांपल अलग से समझने की ज़रूरत नहीं है, करेक्ट आंसर समझ में आ रहा है, दैट कुड बी इनफ। कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे टाइम बच सकता है, लेकिन सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन तो चीज़ें होंगी जो दोनों दोनों सिचुएशंस में करनी करनी है। तो उनको सडनली कोई तरीका नहीं है उनका टाइम कम करने का। तो फिर तो स्टार्टिंग पॉइंट ही यही है, अगर तुम टाइम लिमिट लगा के भी कर रहे हो, दिस इज व्हाट माय करंट लेवल इज। टू डू अ क्वेश्चन प्रॉपर्ली आई रिक्वायर ऑन एवरेज 5.5 मिनट्स। तो उसी लेवल के साथ काम करो फिर, अगर तुम रिस्ट्रिक्ट भी कर रहे हो अपना टाइम तो। लेकिन स्टेजेस अनटाइम्ड एक्यूरेसी, फिर टाइम्ड बट नॉट रिस्ट्रिक्टेड, फिर रिस्ट्रिक्टेड टाइम में भी फ्रॉम 55 यू डोंट नीड टू जंप टू 20। 55 से यू कैन फॉर एग्जाम्पल पुट अ लिमिट ऑफ 45 मिनट्स, एंड अगेन 45 मिनट्स लगाने की वजह से स्पीड नहीं बढ़ जाएगी। इसका एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ कि सपोज मुझे अभी 1 किलोमीटर भागने में 10 मिनट लगते हैं, मेरा करंट मेरा स्किल लेवल इतना है रनिंग में, एज एन एग्जाम्पल। तो कल मैं सोचूं यार मुझे और तेज भागना है, तो 10 मिनट मुझे स्टॉप वॉच की, ये थोड़ी है कि कल को अगर मैं 6 मिनट की स्टॉप वॉच लगा दूंगा तो 6 मिनट में मैं भाग लूंगा 1 किलोमीटर। स्टॉप वॉच का इशू थोड़ी है, या स्टैमिना का इशू है, या स्ट्रेंथ का इशू है, जो भी है उन चीज़ों पे काम करना है। टाइमर का ये टाइमर स्ट्रिंजेंट करने करने से थोड़ी स्पीड बढ़ जाएगी मेरी। सेम थिंग हियर, अगर तुम टाइम रिड्यूस कर रहे हो तो ये चीज़ क्लियर रखो, सडनली टाइम रिड्यूस करने की वजह से यू कांट बिकम फास्टर। उल्टा ये सीखना है कि यार अच्छा मेरे ये कंस्ट्रेंट्स हैं, मुझे लगते हैं 5 मिनट अभी करने में, और वट एवर दैट फिगर माइट बी, तो मुझे उन कंस्ट्रेंट्स को ध्यान रखते हुए काम करना है। सडनली मैजिक नहीं होने वाला कि यार कल तक तो मुझे 5 मिनट लग रहे थे एक एक क्वेश्चन में, तब जाके 80% एक्यूरेसी आ रही थी,
आज मैं 2 मिनट्स पर क्वेश्चन में भी 80% एक्यूरेसी ले आऊँगा। नहीं, टाइम कम करोगे तो एक्यूरेसी तो डिप होनी होनी। तो ये करते-करते फिर आगे चल के सेक्शनल, फिर मॉक, एक हिसाब से तो ये सीक्वेंस बनती है। और इसमें मॉक में फिर कुछ आइडेंटिफाई किया, तो हो सकता है तुमको पूरा वापस आके फिर किसी एस्पेक्ट पे काम करना पड़े। ऐसा नहीं है कि एक बार मॉक देने शुरू कर दिया, अब तो मैं एडवांस्ड स्टेज पे पहुँच चुका हूँ, अब तो मैं मॉक्स वाली स्टेज पर पहुँच चुका हूँ, अब तो मुझे वापस पीछे जाना ही नहीं है। पीछे जाना तो एक प्रॉब्लम वाली चीज़ हो जाएगी। नहीं, अगर किसी एस्पेक्ट में कमी है, कुछ है, जैसे अलजेब्रा का एग्ज़ाम्पल लिया चिरंजीव ने, तो जाओ ना उस पर वापस। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि यार अब तो मैं समहाउ इसको मॉक्स में एड्रेस करूँगा, तो जाओ। तो बेसिकली इट्स नॉट लीन, बस ऐसा नहीं है कि एक बार पूरा ट्रैवर्स कर लिया हो गया। इट कुड बी जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं स्पाइरल मॉडल, है ना? हो सकता है कि पूरा जाके फिर वापस आना पड़े। स्पाइरल छोटे-छोटे होते रहेंगे, प्लस हर चीज़ के लिए वापस आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी प्रॉबेबली, बट हाँ, वापस आना पड़ सकता है। हाँ, तो एक तो है कि वापस आना पड़ सकता है, और अगर बहुत ज़्यादा वापस आना पड़ रहा है, इट मीन्स कि तुमने पहले से ढंग से प्रोसेस फॉलो नहीं करी है, तुम स्टेप बाय स्टेप नहीं गए हो। लेट्स से अगर तुम्हें बाद में पता लग रहा है मॉक की स्टेज पे कि अलजेब्रा मेरा वीक है, तो तुमने पहले अलजेब्रा ढंग से क्यों नहीं करा? तुम्हें वहीं पे क्यों नहीं पता लग गया अलजेब्रा मेरा वीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ? तुम आगे बढ़ ही क्यों गए? तो एक तो बेसिकली तो मॉक्स में अगर तुम्हें क्लैरिटी लेवल की चीज़ें पता लग रही हैं कि मेरे तो ये सेक्शन वीक है, टॉपिक वीक है, तो फिर तो तुमने स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करी नहीं है। पर करी नहीं है तो इसका मतलब थोड़ी ना कि अब नाउ यू आर स्टक विद दैट मिस्टेक फॉर योर लाइफ। अब कर लो, राइट? व्हिच इज़ व्हाट अनीश वाज़ सेइंग कि अब तुम्हें पता लग गया कि अलजेब्रा तो मेरा वीक ही रह गया। तो ठीक है, फिर अब ढंग से कर लो। और अब तुम कहोगे नहीं, नहीं, पहले नहीं करा तो अब तो मैं मॉक स्टेज पे पहुँच गया, अब तो मॉक्स के थ्रू ही कर लूँगा। तुम करना चाहते हो मॉक्स के थ्रू, बट वो हो सकता है मॉक्स के थ्रू, दैट इज़ द क्वेश्चन। ठीक है? अगर तुम्हारा एक टॉपिक वीक है, उसकी क्लैरिटी बिल्डिंग चाहिए एक कॉन्सेप्ट में, एक क्वेश्चन टाइप में, तो क्या वो तुम टाइम्ड वे में कर करके उसमें क्लैरिटी बिल्ड कर सकते हो? दैट इज़ द क्वेश्चन मार्क। तुम्हें लग रहा है कर सकते हो, तो करते रहो। देख लेना, अगर रिजल्ट आ रहे हैं तो बढ़िया है, हमारे हिसाब से नहीं कर सकते। दूसरी बात है कि जैसे हमने बात करी कि पहले अनटाइम्ड ही प्रैक्टिस करी जाती है, क्योंकि द फोकस इज फर्स्ट ऑन बिल्डिंग क्लैरिटी ऑफ थॉट। कोई भी लाइफ में चीज़ हम सीखना शुरू करते हैं हमेशा अनटाइम्ड ही होती है। डांस सीखना शुरू कर रहे हो, म्यूजिक होता है, स्पोर्ट्स होता है, कुछ भी करना है, हमेशा पहला फोकस होता है टू गेट इट राइट, नॉट टू गेट इट फास्ट। बेहतर अभी मैं एक इंस्टाग्राम पे एक देख रहा था एक रील, तो एक अकाउंटेंट की पोस्टिंग लगी हुई थी, एक सॉरी वैकेंसी निकली हुई थी, तो उसी की बेटी आगे बोलती कि मेरे को अकाउंटेंट बना लो। वो कहती है कि बट तुम्हें तुम्हें कहाँ से आता है? कि नहीं, कहते हैं आई एम रियली फास्ट एट इट। कहती है अच्छा तो बताओ 130 इंटू 4, कहती 47 समथिंग लाइक, कुछ भी रैंडम आंसर्स। तो 3 क्वेश्चन उसने पूछे, लास्ट में उसने पूछा कि अच्छा 3 इंटू 14, कहती 39। कहती ऑल योर आंसर्स वर रॉन्ग। कहती बट आई वॉज फास्ट। फास्ट ये मैंने बोला था, करेक्ट की बात कहाँ पे हुई थी? तो आ, तो खैर मैं भूल ही गया कि मैं क्या बोल रहा था, क्या बोल रहा था यार मैं, अभी भूल गया। तो स्पीड की बात कर रहा था, कहाँ से आई थी ये? चलो, ध्यान नहीं ऐसे। जो वीडियो देख रहा है उसको पता होगा, एटलीस्ट रिमाइंड रिमाइंड करेगा भाई, मैं बताता हूँ। तो खैर मेरे तो सारी चीज़ें ऐसे ही सीखते हैं, पहले धीरे हाँ, कर, सब पहले धीरे चीज़ें करके। ऐसी सीखी जाती हैं, राइट? चाहे स्पोर्ट्स है, कुछ भी है लाइफ में, एक चीज़ को पहले हम आराम-आराम से करते हैं। तो पहला फोकस इज़ ऑन गेटिंग इट राइट, राइट? अगर सही ही नहीं होना शुरू हुआ, तो फास्ट की चिंता कैसे आ सकती है अभी, राइट? जैसे डांस स्टेप मुझे सही लेने आते ही नहीं है, आराम से भी लूँ तब भी गलतियाँ करता रहता हूँ। तो अब तुमको इसको थोड़ा जल्दी करो। अरे! मैं स्लो कर रहा हूँ तब भी गलतियाँ कर रहा हूँ। जल्दी करूँगा तो इट्स गोइंग टू बी अ कंप्लीट मेस। हर चीज़ में होता है। डांस, म्यूज़िक, स्पोर्ट्स में जस्ट सामने नज़र आ रहा होता है। इट्स अ फनी थिंग, अगर कोई कर रहा है तो। दिमाग में तुम अपना जो मर्ज़ी गंद मचा लो,
वो नज़र नहीं आ रहा, बस आंसर ही गलत हो रहे हैं सामने, बट अंदर तो पूरा मैस है। तो हमेशा शुरुआत अनटाइम्ड से ही करी जाती है। तो मेजरमेंट भी पहले अनटाइम्ड ही होती है कि अनटाइम्ड में मुझे क्या तो सबसे पहले तो सब्जेक्टिवली तुम्हें पता लगने लग जाएंगी कि चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं, कि जस्ट मैं कितना क्लियर महसूस करता हूँ अंदर से, कितनी कन्फ्यूजन्स आती हैं वर्सेस कि मैं क्लियर होता हूँ कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये क्यों करना है, वो नहीं करना, वो क्यों नहीं करना। तो पहले तो जस्ट फील subjectively that yeah, I'm becoming clearer. The first objective way to measure is untimed में accuracy कैसे मूव कर रही है। तो पहला तो हमेशा accuracy मूव करना शुरू करती है। इसको ऐसे कह लो, डांस स्टेप्स अब सही होने शुरू हो रहे हैं। दूसरा जो होता है वो होता है कि अब सही भी हो रहे हैं, पर अब मैं उनको जल्दी भी कर सकता हूँ। तो टाइम पर क्वेश्चन कम होना शुरू हो जाता है। सो पर पहले तो तुम बिल्कुल अनटाइम्ड कर रहे थे, तो टाइम तो ट्रैक भी नहीं कर रहे थे। अब एक तरह से आ गया एक दूसरा स्टेज, ये टाइम अवेयर प्रैक्टिस, जिसको जैसे अनीश वाज सेइंग कि रिस्ट्रिक्ट मत करो, बट यू आर ट्रैकिंग टाइम। इट इज अबाउट, लेट्स से यू आर अवेयर ऑफ द टाइम यू आर टेकिंग। सो नाउ यू कैन सी इम्प्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ कि पहले मुझे 55 मिनट्स लगते थे 10 क्वेश्चन को सही करने में, ढंग से करने में, अब मुझे 48-45 मिनट्स में हो रहे हैं। तो अभी 45 मिनट्स और जो एक्चुअल टेस्ट कंस्ट्रेंट है कि तुम्हें 10 क्वेश्चन 20 मिनट में करने हैं, या जो भी टेस्ट कंस्ट्रेंट है उसका, तो अभी तुम्हें पता है कि तुम उससे बहुत दूर हो। 45 मिनट्स इज क्वाइट फार फ्रॉम 20 मिनट्स। तो तुम्हें है कि अभी टेस्ट टेकिंग की बात नहीं करी, अभी तो स्किल बिल्डिंग। बेसिकली जो स्पीड इंप्रूव होती है, as Anish was saying, it has nothing to do with the timer. It has nothing to do with कि तुम फास्ट फास्ट करने की कोशिश करो। It has everything to do with how clear you are, how comfortable you are. जैसे Anish was taking that example of running, तो तुम्हारी रनिंग स्पीड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन कि तुम्हें टाइम कितना दिया जा रहा है। ऐसा तो है नहीं कल मैं अनीश को बोलूंगा, अनीश 2 मिनट में 1 किलोमीटर भागना है, तो अनीश भाग लेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता। अनीश को 10 मिनट चाहिए तो 10 मिनट चाहिए उसकी उसकी 10 मिनट चाहिए तो 10 मिनट चाहिए। अगर उसको 2 मिनट में भागना है 1 किलोमीटर, तो he'll have to work on his body, on his strength, on his abilities. एबिलिटी से डिटरमिन होती है स्पीड। तो इन अ वे स्पीड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द एबिलिटीज। अगर स्पीड को इम्प्रूव करना है तो एबिलिटीज को इम्प्रूव करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे। तो जो जर्नी है फ्रॉम 45 मिनट्स पर 10 क्वेश्चन टू लेट्स से 20 मिनट्स पर 10 क्वेश्चन, दैट इज ऑल्सो एंटायरली अबाउट बिल्डिंग एबिलिटीज। तुम ऑब्जर्व करोगे कि 45 मिनट्स क्यों लग रहे हैं मुझे। कोई पर्टिकुलर ऑप्शन में फंस गया था, या फिर क्वांट के क्वेश्चन में कोई पर्टिकुलर स्टेप पे मैं फंस गया था इस क्वेश्चन में, या फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था शुरू कैसे करूं। तो वहाँ पे क्लैरिटी बिल्ड करने की ज़रूरत है कि दैट एज यू बिकम मोर एंड मोर क्लियर कि अच्छा इसको ऐसे करते हैं, ये इसलिए गलत है, इसलिए सही है, इसको ऐसे भी करा जा सकता है सॉल्व, इसको वैसे भी किया जा सकता है सॉल्व। जितनी क्लैरिटी आती जाएगी, धीरे 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 क्वेश्चंस आसान होते जाएंगे सॉल्व करने। क्वेश्चंस जब आसान हो जाएंगे तब स्पीड आ जाएगी। तो बेसिकली स्पीड आने का तरीका ये है कि चीज़ें आसान हो गई। तो स्पीड अपने आप पे फोकस कुछ है ही नहीं, बात है कि चीज़ें आसान होने लग जाएंगी तो स्पीड आ जाएगी। तो सबसे पहले चीज़ें होनी शुरू होती हैं, विच इज़ एक्यूरेसी। उसके बाद होनी शुरू होने के बाद धीरे धीरे इफ़ यू आर कंटिन्यूइंग टू लर्न एंड इम्प्रूव, चीज़ें फिर होने के साथ साथ आसानी से होना शुरू हो जाती हैं। तो जैसे वो जितनी आसान होती जाएंगी उतनी आप तुम जल्दी कर सकते हो। कोई आसान चीज़ में टाइम नहीं लगता, मुश्किल चीज़ में टाइम लगता है। इट्स एज सिंपल एज दैट। जैसे तूने क्लैरिटी की बात की है, तो उसमें एक और आता है कि भाई क्लैरिटी ट्रैक करनी है अपने को, राइट? कि क्वेश्चन कर रहे हो तो एक तो हो गया पोस्ट फैक्टो कि करने के बाद करेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, वो तो बाद में पता लगेगा। सब्जेक्टिव एग्जांपल ले रहा हूँ कि करते टाइम कैसा फील हो रहा है, हाउ क्लियर आर यू फीलिंग, कि समझ में आ रहा है, हाँ हाँ ये समझ में आ रहा है, ऐसा क्यों है, अच्छा ठीक है, क्लियर है, हाँ मुझे क्लियर फील हो रहा है ये आंसर क्यों है। जिसका एक
कॉन्सिक्वेंस ये भी होगा कि आंसर मार्क करते टाइम कॉन्फिडेंट फील होगा कि हाँ यार, मुझे अपना पूरा सोल्यूशन समझ में आ रहा है, मैंने क्यों किया, आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट. तो these are some things that can be tracked. How clear were you feeling while attempting a question? So ऐसा हो सकता है और ऐसा काफी बार होगा भी probably कि आंसर सही आ रहा है लेकिन तुम पूरा क्लियर नहीं थे. तो therefore जो एनालिसिस की हम बात कर रहे थे पहले, एनालिसिस शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली क्वेश्चंस जो गलत हुए हैं. एनालिसिस में ये क्वेश्चंस भी पकड़ो जो यार सही भी हो गए लेकिन पूरा क्लियर नहीं थे. तो मैं तो जैसे रेकमेंड करता हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते टाइम यू शुड हैव अ मैकेनिज्म ऑफ फ्लैगिंग सच क्वेश्चंस कि यार इसमें एस्पेक्ट, इसमें कुछ क्लियर नहीं लग रहा, मेरे को पूरा श्योर नहीं हूँ मैं. उनको बुक मार्क करो, फ्लैग करो, जैसे भी, ताकि बाद में उन क्वेश्चंस को भी एनालाइज करो. एक बार करेक्ट हो गया कि अक्सर वो दिमाग से निकल जाता है कि ओ ये तो सही है यार, इनको साइड पे छोड़ देते हैं, गलत वालों पे फोकस करते हैं. नहीं, उसी का एक और पार्ट है, जब क्लैरिटी पे फोकस करना है तो डोंट स्टार्ट विद क्वेश्चंस दैट आर सिग्निफिकेंटली हार्डर देन व्हाट योर लेवल इज. बहुत लोगों का मैंने देखा है कि स्टार्टिंग पॉइंट ये होता है, हार्ड क्वेश्चन करूंगा, हार्ड हो गया तो मस्त, एनीवे बाकी तो फिर फॉलो कर ही जाएंगे, तो सीधे वहां से शुरू करूंगा. कल ही मेरी एक स्टूडेंट से बात हो रही थी, वो, मैं उसको पूछा कोई स्पोर्ट खेलता है, कहता नहीं मैं वेट लिफ्टिंग करता हूँ. मैं कहा वही यार, मैं जाऊँ पहले दिन जिम में, मैं सोचूं मुझे 50 केजीज के डंबल उठाने हैं, एक बार 50 के उठ गए तो 10-15 के तो आराम से उठ ही जाएंगे. तो लेकिन एक्चुअली तो वो वहीं के वहीं पड़े रह जाएंगे पूरे टाइम. तो तरीका तो अपने लेवल से शुरू करके फिर आगे जाने का है कि राइट नाउ इफ आई एम कंफर्टेबल विद 5, चलो कुछ दिन में 5 उठाऊंगा, फिर 5 से 7 करूंगा, 7 से 10 करूंगा, ऐसे बिल्ड करूंगा. 50 रोज जाके 50 ट्राई करूंगा, फिर तो मैं इनफैक्ट कहीं पे भी नहीं पहुंचने वाला. तो क्लैरिटी पे फोकस करना है, दैट कैन स्टार्ट विद इजी क्वेश्चंस. इजी क्वेश्चंस, वन रीजन दे आर इजी इज कि यार पूरा क्लियर नहीं हो तो भी आंसर आ रहा है. वन रीजन हार्ड क्वेश्चंस आर हार्ड कि जब तक पूरा क्लियर नहीं हो तब तक आंसर नहीं आएगा. तो इसीलिए इजी क्वेश्चंस को पकड़ के उसमें भी एक्यूरेसी को छोड़ के क्लैरिटी पे फोकस करो. यार कितना क्लियर फील कर रहे हो. वन वे टू थिंक अबाउट क्लैरिटी इज, कैन यू एक्सप्लेन थिंग्स टू लेट्स से एन 11-year-old. इनफैक्ट 2 स्टेप्स में ब्रेक करता हूं. कैन यू एक्सप्लेन इट टू योरसेल्फ, कि तुम्हें बैठ के बस एक्सप्लेन करना है, समझाना है किसी को, क्या समझा पा रहे हो, और उसमें भी कितना सिंपल तरीके से समझा पा रहे हो, वर्सेस कि भाई अरे इसमें ये कॉन्सेप्ट लगता है, इसमें ये लॉ लगता है, ये रूल लगता है, जो यार कोई जिसने पढ़ी नहीं है चीज़ें वो उलझ रहा है, पूरा कंफ्यूज हो रहा है. तो दोनों तरफ से है कि यार अपने लेवल के बंदे को कितने आराम से समझा पा रहे हो, प्लस या फिर 11-year-old या लेट्स से 55-year-old जिसको कोई रूल्स वगैरह तो नहीं याद है लेकिन वैसे दिमाग शार्प है, उनको कितना अच्छे से समझा पा रहे हो. Right. So, so back to how to improve. Sorry, how to measure improvement, even though we are constantly shifting between how to improve and how to measure. हाँ, तो एक तरह से जो, अगर हम टेस्ट प्रिपरेशन को ही 2 हिस्सों में डिवाइड करें कि एक स्किल बिल्डिंग है और एक टेस्ट टेकिंग है. तो एक टेस्ट इज अ टेस्ट ऑफ स्किल्स. इवेंचुअली तो वो एक स्किल्स मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं. तो एक तो हो गया कि हम वो स्किल्स बिल्ड कर रहे हैं फर्स्ट स्टेज में, वी आर बिल्डिंग दैट क्लैरिटी ऑफ थॉट. उसके बाद हो गया कि अब उन स्किल्स को कैसे ट्रांसलेट करना है स्कोर में, गिवन द टेस्ट कंस्ट्रेंट कि 2 मिनट होते हैं और कितने क्वेश्चन है उसमें, इतने अटेम्प्ट करने हैं, जो भी करना है, जो भी टेस्ट के कंस्ट्रेंट्स है, उसको स्किल्स को कैसे टेस्ट के कंस्ट्रेंट्स में एग्जीक्यूट करके यू हैव टू ऑप्टिमाइज द स्कोर. तो वो दैट इज अ पार्ट ऑफ टेस्ट टेकिंग. तो जब हम स्किल बिल्डिंग की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे जो मेजरमेंट का तरीका है of improvement. The first is untimed accuracy, second is time per question, third is timed accuracy. अगर तुम time constraint पे लगा देते हो, actually time constraint लगाते ही you are going into the test taking stage also. You are also focusing on, क्योंकि जब कह रहे हो कि 20 मिनट में 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, then एक पार्ट ऑफ दैट गेम इज ऑल्सो कि तुम कौन सा क्वेश्चन छोड़ रहे हो, कब कॉल ले रहे हो, कौन से क्वेश्चन में. तो टेस्ट टेकिंग वाला एस्पेक्ट आ चुका है, अब सिर्फ स्किल वाला पार्ट नहीं रहा. बट स्किल वाले पार्ट में एसेंशली तो फिर 2 चीज़ें रह गई, एक अनटाइम्ड एक्यूरेसी रह गई
और दूसरी रह गई टाइम पर क्वेश्चन, वो कैसे कम हो रहा है। तो जैसे जैसे तुम्हारी एबिलिटी स्किल्स बढ़ेंगी वैसे वैसे टाइम पर क्वेश्चन कम होने लग जाएगा। उसके बाद जब टेस्ट टेकिंग भी जोड़ दें, फिर पहला आ गया टाइम्ड एक्यूरेसी, उसके बाद सेक्शनल मॉक्स आ सकते हैं, और फाइनली मॉक्स। तो मॉक्स जो है सब कुछ का कंपोजिट, वर्बल, क्वांट, कैट की बात करें तो DILR, राइट, तीनों का मिला के है। उसमें हो सकता है एक सेक्शन के ऊपर तुम्हें फोकस करना है तो वो सेक्शनल मॉक हो गया। विद इन दैट सेक्शन कोई टॉपिक के ऊपर फोकस करना है तो उस टॉपिक की टाइम्ड एक्यूरेसी होगी, उसके पीछे जाए तो टाइम पर क्वेश्चन हो गया, उसके पीछे जाए तो अनटाइम्ड एक्यूरेसी होगी, राइट। तो ये सारे मेजरमेंट के तरीके हैं। अगर क्लैरिटी बिल्डिंग पे काम चल रहा है तो इट इज अबाउट अनटाइम्ड एक्यूरेसी एंड टाइम पर क्वेश्चन। टाइम पर क्वेश्चन वी कैनॉट फोर्स, कैनॉट डिटरमिन, वो अपने आप डिटरमिन होता है डिपेंडिंग अपॉन हमारे हम कितने क्लियर हैं और कितनी आसान है चीज़ें, विच इज़ ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन कि हम कितने क्लियर हैं। जैसे जैसे क्लैरिटी बढ़ती जाएगी, आसान होती जाएंगी चीज़ें, टाइम पर क्वेश्चन कम होता जाएगा। तो हमें टाइम पर क्वेश्चन ट्रैक कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड कि मैं क्लियर हो रहा हूँ या नहीं हो रहा, बट वी कैनॉट फोर्स इट। इट्स अ रिफ्लेक्शन एज वी से। तुम्हें अगर शीशे की रिफ्लेक्शन इम्प्रूव करनी है तो तुम्हें अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। शीशे शीशे पे लिपस्टिक लगाने का फायदा नहीं। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। ये बताया तूने तो अभी। बस धूल को लिपस्टिक से रिप्लेस कर दिया। पर हाँ, तो अब उसके पीछे आता हूँ। जैसे क्लैरिटी की बात कर रहे हैं, और ये क्लैरिटी वर्ड आई थिंक हम बहुत बार यूज़ करी जा रहे हैं, तो ये भी कोई नई चीज़ या फिर कोई, आई होप जो लोग सुन रहे हैं उनको ऐसा नहीं लग रहा है कि अच्छा यार ये तो कुछ अब नई चीज़ ही आ गई। नहीं, ये यही तो है गेम बेसिकली। जितना समझ में आएंगी चीज़ें, समझ में आने का क्या मतलब है, क्लियर हो रही हैं, है ना। जितना बस सरफेस लेवल पे कर रहे हैं कि बस यार याद कर लो ऐसा होता है, उतना कम है क्लियर चीज़ें कि बस यार मैंने बता दिया कि जब इस किस्म का क्वेश्चन आएगा तो C मार्क कर देना। हाँ, पर क्यों C मार्क करना? असली गेम तो वो है ना। नहीं तो एनीवे, फॉर एग्जांपल जैसे चिरंजीव स्पीड की बात कर रहा था, मैं बोलता हूँ लोगों को यार स्पीड कौन सा मुश्किल काम है? जाओ क्लिक 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 करके 5 मिनट में पूरा टेस्ट कंप्लीट कर सकते हो तुम। स्पीड कौन सी कोई मुश्किल चीज़ है? तो ऑब्जेक्टिव तो स्पीड है ही नहीं ना। ऑब्जेक्टिव तो है कि भाई अच्छी एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, अब स्पीड कैसे कितनी बढ़ा सकते हैं वो देखते हैं। ये दोनों बराबर नहीं है, स्पीड और एक्यूरेसी। डेफिनेटली एक्यूरेसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड। आई डोंट वांट टू इंक्रीज स्पीड एट द कॉस्ट ऑफ एक्यूरेसी। तो लेकिन अनटाइम्ड प्रैक्टिस में एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए क्लैरिटी चाहिए। तो अब क्लैरिटी का मतलब क्या है कि जब क्वेश्चन कर रहे हो तो एज एन एग्जाम्पल, कितनी बार ऐसा होता है तुम्हारे साथ कि यार वो वापस बैक एंड फोर्थ हो रहा है, कुछ कर रहे हो, वो अच्छा ऊपर क्या था, फिर वापस नीचे आ रहे हो, फिर करते करते हो पर वहाँ पे क्या था। कितनी बार बैक एंड फोर्थ हो रहा है, वर्सेस स्टेप बाय स्टेप सिस्टमैटिकली चल रहे हैं, पेशेंटली चल रहे हैं। टाइम लगाओ, लेकिन ऊपर जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो अच्छे से समझी, जो क्वेश्चन पूछा है वो अच्छे से समझा, फिर अच्छे से समझ के फिर सॉल्विंग पर आए, फिर सॉल्व कर रहे हो। सी लेट्स बी क्लियर, कुछ बीच में वेरीफाई करने के लिए ऊपर जा रहे हो वापस, ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। लेकिन आर यू बेसिकली अटेम्प्टिंग सॉल्विंग अ क्वेश्चन इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर, स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, या फिर हैपेजर्ड हो रहा है, बार बार वापस जाना पड़ रहा है, बार बार नीचे आना पड़ रहा है। उससे आइडिया लगेगा यार चीज़ें कितनी क्लियर हो रही हैं। अगर बार बार जाना पड़ रहा है वापस ऊपर फॉर एग्जाम्पल, तो इसका मतलब पहले क्लियर नहीं थी। तो दैट बिकम्स अ मेजरमेंट कि अच्छा यार नहीं क्लियर है, नेक्स्ट टाइम ये चीज़ कम होनी चाहिए जो इतनी बार मुझे वापस जाना पड़ रहा है, राइट। कोशिश मेरी ये होनी चाहिए कि यार एक बार पढूं, एक बार समझूं, अच्छे से समझूं। उसके लिए और टाइम लगाने की ज़रूरत है तो टाइम लगाऊं वहीं पर, उसी स्टेज पर। एक और चीज़ जो मैं बोलता हूँ, फील की जैसे बात करते हैं, जो मैं पहले रनिंग का एग्जाम्पल दे रहा था कि यार भागते टाइम कैसा फील कैसा हो रहा है। क्वेश्चन सामने आता है जब, तब अंदर से क्या फीलिंग आती है? डर वाली फीलिंग आती है क्या, ओहो यार फिर से ऐसा क्वेश्चन आ गया? मज़े वाली फीलिंग आती है कि अरे मज़ा आएगा, चलो करते हैं इसको?
और समवेयर इन द मिडल और मे बी इवन बियॉन्ड दीज टू थिंग्स, वो चीज़ भी ट्रैक कर सकते हो। जर्नी में एक स्टेज आएगी जब अगर तुम इस तरीके से काम कर रहे हो कि लेट्स से शुरू में कोई फियर भी है किसी टॉपिक का, किसी सेक्शन का, और वो क्वेश्चंस देखते एकदम से लगता है अरे यार कुछ भी, लेट्स से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अरे फिर आर्ट हिस्ट्री का पैसेज आ गया। जर्नी में एक स्टेज आएगी जहां एटलीस्ट फ्रॉम फियर यू कैन रीच अ स्टेज ऑफ इंट्रीग। ओ चलो देखते हैं क्या है। Similarly, intrigue about the question itself, the information itself, and also about solving. From अरे यार पता नहीं सॉल्व होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, उफ पता नहीं, तो यार ऐसा भी क्या है, ट्राई करते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आराम से हो जाएंगे सारे, बट द फीलिंग इज नाउ नॉट अबाउट ओहो यार मुझसे नहीं हो पाएगा, द फीलिंग इज ट्राई करते हैं, हो गया, नहीं हुआ नहीं हुआ, उसी का आगे चलते चलते फिर और आ जाएगा। द फीलिंग कुड बिकम हाँ यार ये तो मेरे व्हील हाउस में लग रहा है, मैं कर सकता हूँ। नहीं हो पाएंगे कई बार, दैट्स ओके, बट दिस होल जर्नी कैन, this whole spectrum is there as far as feeling is concerned also, how you feel when you see a question। और ये भी ऑटोमेटिकली नहीं आएगा, ये भी रिफ्लेक्शन है वापस, ये आउटकम है, बाय प्रोडक्ट है, ये इनपुट नहीं है कि टुमारो व्हेन यू सिट यू हैव टू फील पॉजिटिव अबाउट द क्वेश्चंस, ऐसे बोलने से नहीं होने वाला है। लेकिन पास्ट में जो जो तुम काम कर रहे हो, जितना डेप्थ में जाके चीज़ें और समझ में आ रही हैं, इम्प्रूवमेंट हो रही है, एज अ नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ये फीलिंग भी फ्रॉम वन एंड ऑफ बीइंग फियरफुल ऑफ क्वेश्चंस टू अदर एंड ऑफ एंजॉइंग देम, लुकिंग फॉरवर्ड, एक्साइटेड अबाउट देम, उस डायरेक्शन में चीज़ें जा सकती हैं धीरे धीरे। मुझे एक स्टोरी याद आई अपने एक स्टूडेंट की, which was the biggest success story for me. So he improved from 10th percentile to 90th percentile in verbal and overall also, I think. Overall भी 10th percentile से शुरू किया था, overall भी 90th percentile है, verbal में भी सेम रहा उसका। तो हमने काम verbal पे ही करा था। तो तो वर्बल में जब हमने शुरू करा तो ही वाज वर्बल, जैसे जी मैथ स्टूडेंट था तो वर्बल 15 पे शुरू किया था पुराने स्कोर्स के हिसाब से, तो आई डोंट नो 10th परसेंटाइल के आसपास था। तो सीआर करना, क्रिटिकल रीजनिंग से शुरू करी। तो क्रिटिकल रीजनिंग खत्म हो गया, तो जब फिर नेक्स्ट आर्ट्स से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना था हमें, तो मैंने उससे पूछा, जैसे वो सबैटिकल पे था, वो तो फ्री था पूरा दिन, प्रिपरेशन करता था फुल टाइम, तो मैंने उससे पूछा तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी साथ साथ कर रहा था कैसे? कहता नहीं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में नहीं करता। मैंने कहा क्यों, वो भी तो तेरा वीक सेक्शन ही है। कहता नहीं, उससे मुझे डर लगता है। मैं नहीं करता हूँ, मुझे नहीं समझ आता बिल्कुल। तो वो इसलिए नहीं करता था क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आता, तो मैं करूँ भी क्या, मतलब उसमें क्या करूँ मैं? तो फिर जब हमने करना शुरू किया धीरे 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 धीरे, तो काफ़ी लंबा टाइम लगा उसको इम्प्रूव होने में। बट जब लास्ट में उसका 90th परसेंटाइल आया, रदर एक आध एग्जाम पहले भी उसकी सिचुएशन ये हो चुकी थी, कहता अब एग्जाम में अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पैसा आता ना, देन आई फील कंफर्टेबल कि ये तो हो जाएगा। उल्टा पूरा कॉन्ट्रास्ट सिचुएशन थी उसकी। पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस भी नहीं कर रहा है कि नहीं ये तो कुछ नहीं हो पाएगा, मतलब ये नहीं, मतलब मैंने कहा वीक तो है तेरा, वीक तो बहुत है, इतना वीक है कि दूर रहूं तो बेटर है इससे। टू अ स्टेज की क्रिटिकल रीजनिंग भी अच्छा हो गया था नेचुरली उसका, बट कह रहे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ऐसा था, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पैसा अच्छा ये तो हो जाए, चलो। तो या दिस काइंड ऑफ ग्रोथ इज पॉसिबल। और जैसे आप कह रहे हो कि हाँ एक इंट्रीग वाली बात आ जाती है, तो रेदर जो डर लगने वाली स्टेज है वो ज्यादा इसलिए भी क्योंकि तुम्हें होपलेस भी लग रहा है, इम्प्रूवमेंट होगी भी कैसे। पर अगर कोई आके तुम्हें रास्ता बता दे कि यार देख ऐसे 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 हो जाएगी, फिर नेचुरली तुम शायद बिलीव इमीडिएटली ना करो, जैसे तुम्हें थोड़ा एविडेंस मिल भी गया ना उस चीज का कि हाँ हो सकती है ऐसे इम्प्रूवमेंट, एक्चुअली तो मेरी भी हो सकती है, तब इंट्रीग आ जाएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा एक्चुअली इंट्रीग, मुझे ऐसा लगता है बेसिकली। मतलब मैंने जो अपने एक्सपीरियंस में देखा, बहुत कई लोग होपलेस होते हैं कि इम्प्रूवमेंट होगी भी कैसे। जैसे उनको रास्ता समझ आता है कि हाँ ऐसे हो जाएगी, होप आ जाती है। अब होप आते ही एक एंगेजमेंट शुरू हो जाती है, जो पहले बिल्कुल फेयर था, बिल्कुल डिसएंगेज थे चीजों से,
अब एकदम से हो पाते ही अब उनको लगने लग जाता है हाँ पॉसिबल है, तो लेट मी डाइव इनटू इट। तो ऐसा नहीं है कि अब चीज़ें एकदम से सडनली बहुत सही हो जाएँगी, चीज़ें तो बहुत गलत ही होंगी शुरुआत में, बट अब होप आ चुकी है, अब रास्ता नज़र आना शुरू हो चुका है कि मैं भी कभी ना कभी तो पहुँच सकता हूँ। तो पहले तो ऐसा लगता था इस अंधेरे में एंटर करके भी क्या मैंने लॉस्ट ही तो होना है। अब लगता है अंधेरे में एंटर करता हूँ, धीरे-धीरे कुछ-कुछ रोशनी निकल आएगी। तो वो एक बात है। दूसरी बात जो आप जब बात कर रहे थे तो मैं इस तरह से बोलता हूँ कि अगर तुम्हारी स्किल्स कांस्टेंट है, तो हमेशा एक कॉम्प्रोमाइज़ ही रहेगा स्पीड और एक्यूरेसी के बीच में। स्पीड बढ़ाओगे तो एक्यूरेसी नीचे जाएगी, एक्यूरेसी बढ़ाओगे तो स्पीड नीचे जाएगी। तुम्हें दोनों को ऊपर लेके जाना है, तो तुम्हें स्किल्स बढ़ानी पड़ेंगी। देयर इज़ नो वे, देयर इज़ नो अदर वे। तो बेसिकली अगर तुम्हें है कि दोनों को बढ़ाना है, मुझे एक्यूरेसी चाहिए और स्पीड भी बढ़ानी है, तो फिर क्लैरिटी पे, स्किल्स पे काम करो। नहीं तो हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ रहेगा। ये मैं क्लैरिफाई करता हूँ, लेकिन जो भी लेट्स से टेस्ट डे पर या फिर जब तुम मॉक टेस्ट दे रहे हो, एट दैट पॉइंट तो जो तुम्हारा लेवल ऑफ स्किल्स है, उसमें फिर भी ट्रेड ऑफ रहेगा कि अगर तुम स्पीड फर्दर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, तो जो तुम्हारी एक्यूरेसी है वो फिर इम्पैक्ट होगी। एक तो हो गया तैयारी के टाइम, ओवरऑल चलो दोनों चीज़ों पे काम करते हैं। जो मैं पॉइंट आई थिंक बोल रहा था पहले, वो इस पर्सपेक्टिव से बोल रहा था कि जब तुम दे रहे हो मॉक या सेक्शनल या एग्ज़ाम, उस दिन जो तुम्हारा लेवल है, उसमें तुम फिर सोच रहे हो अगर कि यार मुझे 5 मिनट चाहिए लेकिन मैं 2 मिनट दूँगा, तो फिर तो एक्यूरेसी इम्पैक्ट होगी। हाँ, दैट इज़ हाँ, तो मतलब इसको इस तरह से मैं फ्रेज़ करता हूँ कि जैसे अगर तुम्हें 5 मिनट चलो, लेट्स से 5 मिनट ही ले लेते हैं और लेट्स से 60 मिनट्स हैं तुम्हारे पास, तो तुम एक्चुअली तो 12 क्वेश्चन ही कर सकते हो, टेस्ट में ढंग से करने हैं तो। पर तुम ट्राई कर रहे हो कि मेरे को तो 30 क्वेश्चन्स करने हैं 60 मिनट्स में, 2 मिनट। तो एक्चुअली तुम 30 क्वेश्चन्स तो बेसिकली अब तुम किसी भी क्वेश्चन के साथ जस्टिस नहीं कर रहे हो। तो चांसेस आर कि 30 में से हो सकता है तुम्हारे 4 ही ठीक हो, वर्सेस या 5 ही ठीक हो, वर्सेस अगर तुम 12 करते तो हो सकता है 12 में से तुम्हारे 10-11 ठीक हो जाते। तो बेसिकली टेस्ट टेकिंग वाइज ऑल्सो यू आर मेकिंग अ वेरी सब ऑप्टिमल चॉइस। अगर तुम 5 मिनट पर क्वेश्चन पे जस्टिस करते हो और तुम कह रहे हो कि मैं 2 मिनट पर क्वेश्चन ही दूंगा, तो यू आर स्प्रेडिंग योरसेल्फ थिनली ओवर अ लॉट ऑफ क्वेश्चन व्हिच इज एक्चुअली हार्मफुल। अभी कुछ दिन पहले मैंने जॉन विक मूवी का एक सीन देखा था, तो उससे मेरे को याद आ रहा है कि एक तो हो गया यार मशीन गन पकड़ के बस गोलियां चला रहे हो, वर्सेस एक एक निशाना ले लेके तुम शूट कर रहे हो। अब उसमें पर बुलेट टाइम बढ़ रहा है कि यार एक बुलेट के बाद दूसरी बुलेट कितने टाइम में निकली, वो बढ़ रहा है, बट हाँ एक्यूरेसी भी साथ में ज़्यादा होगी। एक और यार चीज़ जो हाउ टू मेजर की बात कर आ रही है मेरे मन में, कि मेजर एट द राइट इंटरवल्स, है ना, कि मतलब ये नहीं कि रोज तो मेजर ही करी जा रहे हो, मेजर ही करी जा रहे हो, एंड सिमिलरली एट द राइट क्वांटम। व्हाट आई मीन बाय दैट इज कि कोई चीज़ पे तुमने कहा, अलजेब्रा के जैसे पहले हमने एग्जांपल लिया था, तो अब मैंने कर लिया अलजेब्रा पे काम, मैंने जाके कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज किए, मैंने अनटाइम प्रैक्टिस भी की, सब कुछ किया मैंने, फिर मैं अलजेब्रा के क्वेश्चन कर रहा हूँ, फिर मैं सोच रहा हूँ अरे यार इतना सब किया, फिर वापस अलजेब्रा का क्वेश्चन गलत हो गया मॉक में। तो क्वांटम की बात है कि भाई ऐसे देखो ना परसेंटेज वाइज, कि पहले जब मैं 10 अलजेब्रा के क्वेश्चंस करता था उसमें से कितने गलत होते थे, अब जब मैं 10 करता हूँ उसमें से कितने गलत होते थे। पर क्वेश्चन पकड़ोगे फिर तो तुम एक किस्म से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार अब तो मेरे 100% सही होने चाहिए। तो वो तो अगर पहले सपोज 50% सही हो रहे थे, तो 50 से सडनली 100 पे थोड़ी पहुंच जाओगे। इनफैक्ट इसको क्रूडली बोलो तो सुपर हीरो थोड़ी हो यार, कि बस एक बार अब मैंने रिवाइज कर लिया, अब तो बस सब सॉल्व हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया। नहीं, उल्टा रिवाइज करने की जरूरत पड़ी क्योंकि प्रॉब्ली वो चीज वीक थी। तो वीक एरिया में तो इम्प्रूवमेंट ट्रैक करते हैं ना, परफेक्शन थोड़ी ट्रैक करते हैं। तो इसीलिए क्वांटम भी मैटर करता है कि पर क्वेश्चन मत देखो यार क्यों हो फिर गलत हो गया, जूम आउट करके देखो, जूम आउट बोथ इन टर्म्स ऑफ टाइमलाइन एंड इन टर्म्स ऑफ क्वांटम। डोंट कीप लुकिंग एवरी डे कि यार आज इंप्रूवमेंट हुई कि नहीं, आज इंप्रूवमेंट, अगर पूरे टाइम इंप्रूवमेंट पे तुम पूरा ध्यान लगा रहे हो तो फिर, या इंप्रूवमेंट हुई कि नहीं हुई पे ध्यान लगा रहे हो, तो एक्चुअली इंप्रूव करने पे कब ध्यान लगाओगे,
इम्प्रूव करना कैसे है और वो काम कब करोगे? हाँ, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेजरमेंट की फोकस एरिया ना बन जाए, इम्प्रूवमेंट फोकस एरिया होने चाहिए। रेदर मेजरमेंट भी इम्प्रूवमेंट को ट्रैक करने में और इम्प्रूवमेंट को एनहांस करने के लिए करी जा रही है। अगर तुम इम्प्रूव करते रहो और मेजर बिल्कुल ना करो, लेट्स से कोई तरीका है कि तुम इम्प्रूव कर रहे हो बट मेजर नहीं कर रहे हो, तभी तो तुम्हारा रिजल्ट तो फैंटास्टिक आएगा ही आएगा। तो मेजरमेंट तो मतलब एक नॉन नेसेसरी पार्ट है जो हेल्प करता है नेचुरली, क्योंकि कई बार होता है कि हमें लग रहा है हम इम्प्रूव कर रहे हैं, जब मेजर करा तो लगा नहीं इम्प्रूव नहीं हुआ, देन इट्स अ फीडबैक कि अच्छा क्या कमियां रहेगी, किस तरह की गलतियां हो रही हैं, क्या हो रहा है। और फीडबैक वैसे तो तुम्हें मिलता ही रहता है, कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो फीडबैक तो मिलता ही है। कन्फ्यूजन आ रही है नहीं आ रही है, सिंपली एक तो उसमें मिलता है, फिर उसके बाद क्वेश्चन ठीक हो रहा है नहीं हो रहा उसमें फीडबैक मिलता है। तो मेजरमेंट बहुत लेवल पे तो अपने आप ऑटोमेटिकली हो ही रही है, तो अलग से तुम करो या ना करो, अलग से भी कर सकते हो, मॉक्स ले रहे हो, सेक्शनल टेस्ट ले रहे हो, वो सब सही तरीके हैं, बट फोकस शुड बी ऑन इम्प्रूवमेंट। और रेदर बहुत ज़्यादा फोकस मेजरमेंट पे ही रह जाता है, और तुम अपने आप को ऑब्जर्व कर सकते हो कि तुम्हारा इस टाइम फोकस कहाँ पे है, मेजरमेंट पे है या इम्प्रूवमेंट पे है। तो अगर क्वेश्चन गलत करने पे तुम्हारी डीमोटिवेशन आ रही है, डिस्करेजमेंट आ रही है, तो मतलब तुम्हारा फोकस इज ऑन मेजरमेंट। क्योंकि अगर तुम्हारा फोकस होता ऑन लर्निंग एंड इम्प्रूवमेंट, तो गलत होने में तो अब तुम्हें साफ इम्प्रूवमेंट का स्कोप है वहाँ पे, तो लर्निंग का स्कोप है, तो यू शुड बी क्यूरियस। अच्छा ये रह गई कमी यहाँ पे तो अब मैं सीखता हूँ, अब तो और समझने का यहाँ पे जो मेरा ऑब्जेक्टिव ही प्रैक्टिस करने का था कि मुझे ग्रो करना है, वो तो मीट होने वाला है। अगर मेरे सारे के सारे क्वेश्चन ही ठीक होते जा रहे हैं, इट्स अ यूजलेस प्रैक्टिस। कोई कंफ्यूजन नहीं आ रही है तो मत ही करो वो क्वेश्चन, इसलिए लोग इजी क्वेश्चन छोड़ भी देते हैं, विच मेक सेंस ऑल्सो। अगर तुम्हारे लिए इजी सच्ची में इतने इजी हैं तो उसको मत करो ना, क्योंकि उससे तो कुछ लर्निंग हो ही नहीं रही है, और लर्निंग ही तो ऑब्जेक्टिव था। तो वो वाले क्वेश्चन हम करते हैं जिसमें स्ट्रगल हो, जो गलत हो, बट गलत होते ही तुम्हारे अंदर डिस्करेजमेंट आ रही है, डिमोटिवेशन आ रही है, धक्का लग रहा है अंदर से, तो मतलब है तुम्हारा फोकस इज ऑन मेजरमेंट, तुम कॉन्स्टेंटली मेजर कर रहे हो अपने आप को rather than constantly focusing on learning part। तो इस ट्रैप मतलब इस मैं ट्रैप बोलने वाला था बट ट्रैप ही एक तरह से, इस ट्रैप में मत फंस जाना कि जस्ट कि मेजरमेंट ही फोकस बन जाए। फोकस शुड बी ऑन लर्निंग एंड इम्प्रूवमेंट। मेजरमेंट होगे साथ साथ, बट वो भी एक टूल है लर्निंग का। इसकी एक एनालॉजी लेता हूँ, आई थिंक तू भी इसी टाइप की एनालॉजी लेता है अक्सर, कि दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है, ड्राइव कर रहे हैं, तो इस मूवीज़ में भी दिखाते आर वी देयर येट, सपोज पीछे कोई बच्चा बैठा है, वो पूछ आर वी देयर येट, आर वी देयर येट, तो बहुत जल्दी ड्राइवर फिर इरिटेट हो जाता है, अरे भाई जब पहुंच जाएंगे बता देंगे। सिमिलरली अगर तुम भी पूरे टाइम मन में सोच रहे हो पहुंच गए क्या चंडीगढ़, पहुंच गए क्या चंडीगढ़, पहुंच गए क्या चंडीगढ़, अब कितना दूर है चंडीगढ़, अब कितना दूर है, तो बहुत जल्दी फिर वो चीज़ फ्रस्ट्रेटिंग होने लग जाएगी कि नहीं यार अभी भी नहीं पहुंचे, अभी भी नहीं पहुंचे, अभी भी इतना डिस्टेंस बचा है, अभी भी इतना डिस्टेंस बचा है। वर्सेस अच्छा दिल्ली से शुरू किया था, 1 घंटे में 60 किलोमीटर आगे पहुंच गए हैं, ठीक है, सही जा रहे हैं, चल रहे हैं चल रहे हैं। तो बीच बीच में ऐसे चेक्स करने की भी वैल्यू है ना, कि मतलब नहीं तो ज़्यादा वर्सेस ज़्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए कि तुम अपने प्रोसेस जो फॉलो कर रहे हो, जो कर रहे हो, कि उसमें जैसे एक हो गया लर्निंग, एक हो गया मेजरमेंट। तो वैसे तो अगर सही से लर्न कर रहे हो तो इम्प्रूवमेंट होगी, देयरफॉर मेजरमेंट्स भी सही सही जाएंगी। तो नहीं भी मेजर कर रहे तो भी सही से लर्न कर रहे हो, चलते रहोगे आगे। अगर सही रास्ता फॉलो कर रहे हो तो इवेंचुअली चंडीगढ़ पहुंच जाओगे। सही रास्ता फॉलो कर रहे हो, स्पीड भी तुम ठीक चला रहे हो, तो सही टाइम पे भी पहुंच जाओगे। बट हाँ, बीच बीच में चेक्स आते रहें तो हेल्प होती है यार, कि हाँ चंडीगढ़ सही रास्ते जा रहा हूँ, डिस्टेंस भी कम हो रहा है। वर्सेस लेट्स से कि मैं 1 घंटा पहले चंडीगढ़ वॉज 200 किलोमीटर्स अवे, 1 घंटे से ड्राइव कर रहा हूँ, अब नया साइन आता है चंडीगढ़ इज़ 210 किलोमीटर्स अवे, अरे तो गड़बड़ हो गई, कुछ गड़बड़ हो रही है, राइट, सही नहीं चल रही चीज़ें। तो उस हिसाब से हेल्प है, वह हेल्प करती है, राइट, बीच मेजर करना टाइम टू टाइम। तो पॉइंट इज़ नॉट कि नहीं मेजरमेंट यूजलेस है, उसको साइड पे कर दो, लेकिन उसकी जगह समझो। It should help you stay on track, or it should help you rectify what needs rectification. That is not the goal in itself कि पूरे टाइम मेजर ही करते रहेंगे, मेजर ही करते रहेंगे।
मेजरमेंट करने से इंप्रूवमेंट नहीं होने वाली। गाड़ी पे फोकस करते हैं, ड्राइविंग पे फोकस करते हैं, रास्ते पे फोकस करते हैं, वो करते करते फिर पहुंच जाएंगे चंडीगढ़। तो माइलस्टोन समझना भी ज़रूरी है। जो प्रीटी बेसिकली आज हम जो कर रहे हैं वो यही समझा रहे हैं कि यार बहुत सारे माइलस्टोन्स हैं, कई काफ़ी ऑब्जेक्टिव चीज़ें हैं, काफ़ी सब्जेक्टिव चीज़ें भी हैं जिनको ट्रैक किया जा सकता है, जिनके बेसिस पे समझा जा सकता है कि हाँ गाड़ी सही तरफ जा रही है कि नहीं जा रही। पूरे टाइम चंडीगढ़ आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, 99th परसेंटाइल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, स्कोर 80 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उससे नहीं पता लगेगा। उल्टा उससे फ्रस्ट्रेशन आती है टिपिकली। कोई बहुत पेशेंस वाला आदमी होगा, हो सकता है उसको फ्रस्ट्रेशन ना आए, लेकिन मेरा तो ये एक्सपीरियंस रहा है, पूरे टाइम देखो पहुँचे, उसका आंसर नहीं अभी भी नहीं पहुँचे, पहुँचे नहीं अभी भी नहीं पहुँचे, वो तो फ्रस्ट्रेशन ही लाता है अक्सर। ठीक है, so that's it सही है from सर। our, yeah, okay, bye bye.